जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है राहुल परमार। वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स के अंदर हमने क्या देखा था कि दुनिया में कई सारे ऐसे देश है जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। वहीं कई सारे देश ऐसे जहां बहुत गर्मी होती है और कई कंट्रीज ऐसी है जहां पर रोज बारिश होती है। बट इंडिया, हमारा भारतवर्ष, एक ऐसा देश है जहां पर हमें गर्मी, ठंड और बारिश तीनों का एहसास होता है एक साल के अंदर। आज इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि मौसम क्या होते हैं, सीजन्स क्या होते हैं और इंडिया में कौन कौन से सीजन्स होते हैं, कौन कौन से सीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हम बोलते हैं नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो नेशनल पार्क की बात करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करेंगे, सिंपल वर्ड में कहा जाए तो प्रोटेक्टेड एरिया की बात करेंगे, जहां से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम कल जो टॉपिक हमने पढ़ा था दैट इज रिवर्स ऑफ इंडिया, एक बार हम रिवीजन करेंगे। जो हमने इंडिया की रिवर्स देखी थी कि कौन कौन सी मेजर रिवर्स है, वो कहां से ओरिजिनेट होती है और कहां अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। तो देखते हैं। सबसे पहली रिवर जो हमने बात की थी दैट इज इंडस रिवर। इंडस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम तिब्बत। कहां से ओरिजिनेट होती है? इंडस, तिब्बत। एक बार रफ नोट्स में अपने लिखो, इंडस ओरिजिनेटेड फ्रॉम तिब्बत। बुखारचू ग्लेशियर, बुखारचू लेक कहां से? तिब्बत के बुखारचू लेक से ओरिजिनेट होती है इंडस। और इंडस यहां से ओरिजिनेट होने के बाद नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करते हुए धामचोक से इंडिया में एंटर करेगी एंड देन पाकिस्तान होते हुए कहां जाती है? अपना वाटर डिस्चार्ज करती है किसके अंदर? अरेबियन सी के अंदर। पहली रिवर कंप्लीट हुई हमारी। कौन सी रिवर है? इंडस। कहां से ओरिजिनेट किया हमने? बुखारचू ग्लेशियर, तिब्बत, लेक मानसरोवर। ठीक है, बुखारचू, तिब्बत, लेक मानसरोवर, तीनों पॉइंट याद रहेंगे। यहां से ओरिजिनेट होकर अपना वाटर कहां डिस्चार्ज किया? अरेबियन सी के अंदर। इसी के बाद इंडिया की दूसरी जो रिवर्स हमने देखी थी दैट इज ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेक मानसरोवर, तिब्बत। तिब्बत के अंदर ही लेक मानसरोवर से ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट होती है और ईस्टर्न साइड फ्लो करते हुए अरुणाचल प्रदेश से यू टर्न लेते हुए बांग्लादेश के अंदर जाकर अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है और गंगा रिवर के साथ मिलकर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है। कौन सी रिवर? ब्रह्मपुत्रा, मतलब ब्रह्मा का पुत्र। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर कहां से ओरिजिनेट हुई? अगेन मान सरोवर। ठीक है, मानसरोवर से कौन सी निकली? ब्रह्मपुत्रा। और मानसरोवर से ही निकली थी इंडस। तो मानसरोवर से ब्रह्मपुत्रा गई, अरुणाचल प्रदेश के पास जाकर यूटर्न लिया, एक बेंड बनाया और वहां से जाकर बांग्लादेश में आई और अपना वाटर डिस्चार्ज कर दिया। किसके साथ मिलकर? गंगा नदी के साथ मिलकर। तो ये दूसरी पेरेनियल रिवर हुई इंडिया की। तीसरी पेरेनियल रिवर इस गंगा रिवर। गंगा रिवर तो खुद किसी एक पॉइंट से निकलती नहीं है, बट गंगा रिवर मिलती है दो ट्रिब्यूटरीज से, दो मेन रिवर से मिलकर बनती है गंगा रिवर। वो दोनों रिवर कौन कौन सी है? एक है अलकनंदा रिवर और एक है भागीरथी रिवर। अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट होती है सतोपंथ ग्लेशियर से। लिखो, अलकनंदा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम सतोपंथ ग्लेशियर। एंड भागीरथी रिवर, जिसके ऊपर इंडिया का सबसे ऊंचा डैम बना हुआ है, जिसे हम बोलते हैं टेहरी डैम। तो भागीरथी रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोमुख। तो गोमुख से निकली भागीरथी और सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। दोनों आकर देवप्रयाग में मिलती है और बनती है इंडिया की माइटी रिवर गंगा। पवित्र गंगा नदी का फॉर्मेशन होता है और गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल होते हुए अपना वाटर डिस्चार्ज किसके अंदर कर देती है? अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है ब्रह्मपुत्रा रिवर के अंदर। ठीक है, एक मिनट। गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर अपना वाटर साइमल्टेनियसली मिलकर डालती है बंगाल की खाड़ी के अंदर और यहां पर बनता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा। तीन नदियां हो गई। पहले कौन सी हुई? इंडस रिवर। कहां से ओरिजिनेट हुई? बोखारचू लेक, मानसरोवर। ठीक है, इंडस हो गई। इंडस ने अपना वाटर कहां डिस्चार्ज किया? अरेबियन सी के अंदर। एएस मतलब अरेबियन सी। दूसरी रिवर ब्रह्मपुत्रा रिवर, अगेन ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेक मानसरोवर और अपना वाटर कहां डिस्चार्ज किया?
गंगा रिवर के साथ मिलकर बे ऑफ बंगाल के अंदर। तीसरी इंडिया की जो पायस और सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है गंगा। गंगा रिवर दो नदियों के मिलने से बनी, एक अलकनंदा नदी, समझ लो ये है मेरा हाथ अलकनंदा और ये है मेरा हाथ भागीरथी, और ये मेरा जो हिस्सा है पूरा नीचे का दैट इज दी गंगा। तो एक तरफ से आई अलकनंदा, कहां से? सातोपंथ ग्लेशियर से। दूसरी तरफ से आई भागीरथी, कौन से ग्लेशियर से? भागीरथी आई है हमारी गोमुख, तो गोमुख से भागीरथी और सातोपंथ ग्लेशियर से कौन? अलकनंदा, और दोनों आकर यहां मिल गए, यहां बन गई गंगा। और गंगा रिवर अपना वाटर फर्दर आगे लेकर जाएगी, किससे मिलेगी? ब्रह्मपुत्रा से, और ब्रह्मपुत्रा से मिलने के बाद अपना वाटर डिस्चार्ज कर देगी बे ऑफ बंगाल के अंदर। सो दिस थ्री आर दी पेरेनियल रिवर ऑफ इंडिया। पेरेनियल मतलब लगातार बहने वाली नदी है देश की। इनको पेरेनियल रिवर क्यों कहेंगे? क्योंकि गर्मी के बाद का जो टाइम होता है दैट इज रेनी सीजन, रेनी सीजन में ये रिवर किसके कारण बहेगी? बारिश के कारण। जब इंडिया के अंदर साउथ वेस्ट मॉनसून आएगा उससे बहेगी। वहीं जब समर का सीजन आएगा, जब सारी नदियां सूखने लगेगी, तब क्या होगा? यहां पर बने हुए ग्लेशियर्स जिसको हम हिमलय बोलते हैं, वो ग्लेशियर मेल्ट होने लगेंगे, और उन ग्लेशियर्स के मेल्ट होने के कारण इन नदियों के अंदर वाटर इन्फ्यूज होगा बर्फ का, और उसी ठंडे पानी को लेकर कहां आएगी? वो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के अंदर। इसीलिए बच्चों इन्हें पेरेनियल रिवर ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब दूसरी रिवर्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जिसे हम सीजनल रिवर या फिर पेनिनसुलर रिवर भी कहते हैं। पेनिनसुलर रिवर कहां से आएगी? ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर बहने वाली रिवर को हम पेनिनसुलर रिवर कहते हैं। ये रीजन कौन सा रीजन है? ये पेनिनसुलर इंडिया है, जिसे हम क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? इन्वर्टेड ट्राइंगल। तो इस उल्टे ट्राइंगल के अंदर जो नदियां बहती है उन्हें हम पेनिनसुलर रिवर भी कहते हैं, और उन्हीं नदियों को हम क्या कहते हैं? सीजनल रिवर्स। तो सीजनल रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स की भी बात कर लेते हैं हम यहां पर। ठीक है, तो सबसे पहली रिवर हम देखते हैं यहां पर जो ओरिजिनेट होती है, जिसका नाम है महानदी रिवर। महानदी रिवर महानदी रिवर महानदी रिवर ओरिजिनेट होती है दंडकारण्य के जंगलों से। कहां से? दंडकारण्य, वो जंगल जिसके अंदर भगवान राम वनवास के लिए गए थे, उन्हीं दंडकारण्य के जंगल से, छत्तीसगढ़ के अंदर से, रायपुर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है महानदी। और महानदी अपने पानी को लेकर आती है और उड़ीसा के अंदर अपने वाटर को बे ऑफ बंगाल के अंदर डिस्चार्ज कर देती। याद हुआ? कौन सी रिवर? महानदी रिवर। कहां से ओरिजिनेट हुई? छत्तीसगढ़ से। जगह का नाम दंडकारण्य, रायपुर। रायपुर के दंडकारण्य से ओरिजिनेट हुई महानदी रिवर और अपना वाटर डिस्चार्ज कर दिया किसके अंदर? बे ऑफ बंगाल के अंदर। लर्न हो गया। 4 रिवर्स पढ़ ली। पहली रिवर कौन सी थी हमारी? गंगा रिवर। किन किन से बनी? अलकनंदा और भागीरथी से। दूसरी रिवर इंडस रिवर कहां से निकली थी? बुखारचू लेक, मानसरोवर से। तीसरी रिवर ब्रह्मपुत्रा रिवर अगेन निकली थी मानसरोवर से। तो मानसरोवर से 2 नदियां निकल गई, तो यहां तो हमारा रास्ता आसान हो गया, लर्न करना आसान हो गया। तीसरी रिवर हमने महानदी ली लास्ट, जो कि पेनिनसुला की सबसे पहली रिवर। महानदी को हमने निकाला दंडकारण्य। ठीक है, लिख लो, दंडकारण्य के जंगल कहां से? छत्तीसगढ़ से। महानदी रिवर निकली और महानदी रिवर के ऊपर इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम बना हुआ है। कौन सा डैम? इंडिया का लॉन्गेस्ट, जो सबसे चौड़ा है, जिसका नाम है हीराकुंड डैम। संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा की संबलपुर जिले के अंदर देश का सबसे लंबा डैम बना हुआ है, जिसका नाम है हीराकुंड डैम। तो हीराकुंड डैम महानदी के ऊपर बन गया। इतना लर्न हो गया आपको। ठीक है, दूसरी रिवर निकाले। ठीक है, दूसरी रिवर निकालते हम महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबकेश्वर प्लेट्यू से। नासिक का जिला है महाराष्ट्र के अंदर, उस नासिक जिले के त्रयंबकेश्वर प्लेट्यू से निकलती है गोदावरी रिवर। वो गोदावरी रिवर अपना वाटर डिस्चार्ज किसमें कर देती है? बे ऑफ बंगाल में। गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। जो साउथ इंडिया है, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, जो इन्वर्टेड ट्राइंगल है, उस इन्वर्टेड ट्राइंगल की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? गोदावरी
रिवर, गोदावरी रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण गंगा, ये है उत्तर और ये है दक्षिण, तो दक्षिण में बहने के कारण इसे दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दूसरा, इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ओल्ड गंगा मतलब जो गंगा रिवर है इससे पुरानी है ये रिवर। गंगा रिवर कब बनी? जब हिमालय बना। और हिमालय से पुराना क्या है? यह प्रायद्वीपीय पठार, यह पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इसी पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकली हमारी गोदावरी। कहां से? त्रयंबकेश्वर, नासिक डिस्ट्रिक्ट, त्रयंबकेश्वर, महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहां से कौन सी रिवर निकाल दी हमने? महानदी रिवर। नेक्स्ट रिवर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इज कावेरी रिवर। कावेरी रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, सॉरी कावेरी नहीं आएगी, इसके पहले आएगी कृष्णा रिवर। कृष्णा को कैसे भूल सकते हम? तो कृष्णा रिवर विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम महाबलेश्वर। कृष्णा कहां से निकली? कृष्णा रिवर निकली है महाबलेश्वर से और अपना वाटर डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। कौन कौन सी? महानदी कहां से निकाली? दंडकारण्य से। गोदावरी कहां से निकाली? त्रयंबकेश्वर से। और कृष्णा कहां से निकाली? महाबलेश्वर से। बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। और मेरा मानना है कि मेहनत करने से तो आप एक भी नहीं कतराते हो। अगर मेहनत करने से कतराते तो आप ये एग्जाम नहीं चुनते। ठीक है, हमारे पास दिन भी काफी कम बचे हुए, हालांकि 1 महीना बचा हुआ है। 1 महीने बाद वो दिन आएगा जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, वो एग्जाम आएगी जिसके लिए आपने सपने बुने हैं। तो उसकी तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। कोई सी रिवर, कोई सा आर्टिकल, कोई सी डेट हिस्ट्री के अंदर, कोई सा सॉल्यूशन मैथमेटिक्स के अंदर, कोई सी डेरिवेशन फिजिक्स के अंदर आपको कभी टफ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो आपका सपना है उसके सामने तो ये सारी चीजें छोटी छोटी है। ठीक है, तो यहां से कृष्णा रिवर कहां से निकाली हमने? महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर से निकाली कृष्णा रिवर और उसके बाद कावेरी रिवर। कावेरी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? कावेरी ताल। कावेरी ताल, ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटका। तो यहां से हमने निकाली कावेरी रिवर। और कावेरी रिवर भी अगेन सारी नदियों की तरह अपना वाटर किसके अंदर डिस्चार्ज करती है? इट डिस्चार्ज इट्स वाटर इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, सो इट इज द 4th रिवर। महानदी, दंडकारण्य, गोदावरी, त्रयंबकेश्वर, कृष्णा, महाबलेश्वर एंड लास्ट कावेरी, जो कि कावेरी ताल से निकलती है और अपना वाटर डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। द डेल्टा ऑफ कावेरी रिवर इज नोन एज गार्डन ऑफ साउथ इंडिया। जो डेल्टा है वो इतना उपजाऊ है कि वहां पर मैनग्रूव्स उगे हैं। मैनग्रूव्स क्या होते हैं इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे। उन मैनग्रूव्स के कारण इस एरिया को गार्डन ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है, जो कि कौन सी रिवर ने बनाया है? कावेरी रिवर ने। ठीक है, कावेरी रिवर। कावेरी रिवर ये तो हो गई हमारी वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। अब हम बात कर लेते हैं जो वेस्ट की तरफ बहती है। तो पहली रिवर दैट इज लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मैकाल के पर्वतों से निकली यह नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश जो है उसकी जीवन रेखा है, उसको जीवन देती है। ये पूरा जो प्रदेश है इस नदी के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा बोला जाता है मध्य प्रदेश विश्राम करता है नर्मदा घाटी के ऊपर, इतना डिपेंडेंट है वो नर्मदा के ऊपर। तो नर्मदा रिवर कहां से ओरिजिनेट हुई? नर्मदा रिवर ओरिजिनेट हुई अनूपपुर जिले से, मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट हुई नर्मदा और अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती किसके अंदर? अरेबियन सी के अंदर। तो अमरकंटक की हिल्स, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, और अपना वाटर डिस्चार्ज कहां कर देती है? अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है अरेबियन सी के अंदर। इसके बाद एक और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ताप्ती रिवर। ताप्ती नर्मदा। ताप्ती रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम मुल्ताई। मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है बैतूल। बैतूल के अंदर एक छोटा सा गांव है मुल्ताई। तो मुल्ताई से ओरिजिनेट होती है ताप्ती रिवर और अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है किसके अंदर? अरेबियन सी के अंदर। ताप्ती रिवर के ऊपर जो डैम बना हुआ है, जिसका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों की जो बायलैटरल मीटिंग के साथ, दोनों के मेमोरेंडम के साथ जो देश बनाया गया है, जो डैम बनाया गया है, उस डैम का नाम है उकाई डैम, जो किसके ऊपर है? ताप्ती के ऊपर है। तो ये थी इंडिया की रिवर्स। समझ में आई? दीज आर दी रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, एक बार और इनको देख लो। सारी रिवर्स का ओरिजिन पॉइंट
कौन सा है और कहां रिवर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, ये आपको याद होना चाहिए। इसी के साथ साथ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सीजन्स में विंटर के सीजन की। ठीक है, विंटर का सीजन जो कि बहुत सारे लोगों का फेवरेट सीजन होता है, क्योंकि जो पतले लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा कपड़े पहनने को मिलते, तो मोटे दिखते हैं। कुछ कुछ लोगों को किसी और कारण से ठंड का मौसम पसंद होता है। तो पहले हम बात करते हैं विंटर सीजन की। विंटर सीजन इंडिया के अंदर स्टार्ट होता है मिड नवंबर से। ठीक है, 15 ऑफ नवंबर के समथिंग से स्टार्ट होता है इंडिया के अंदर विंटर का सीजन, जो कि चलता है फरवरी तक। ठीक है, ये कहां कब तक चलता है? ये फरवरी तक चलता है। ये वो टाइम होता है जब सन की लाइट सदर्न हेमिस्फीयर में परपेंडिकुलरली गिरती है। ये है सदर्न हेमिस्फीयर। अर्थ के टिल्टेशन के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है ये सन से दूर हो जाता है, और सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन के पास में होता है। तो अर्थ ऐसी है, टिल्टेड है, तो इस टिल्टेशन के कारण सदर्न हेमिस्फीयर सन के पास है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर है। तो जब इस दिसंबर के महीने में सदर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट ज्यादा गिरेगी, ठीक है, विंटर सोलिस्टाइस का टाइम होगा, तो इस वक्त क्या होगा? सदर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट के ज्यादा गिरने के कारण सदर्न हेमिस्फीयर में समर का सीजन होगा, वही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर विंटर का सीजन होगा। दिसंबर का महीना आएगा, क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाएगा। सारी जो कंट्रीज है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, वो सब क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे ठंड में। बट ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है, और ऑस्ट्रेलिया के अलावा और छोटे छोटे जो देश है साउथ इंडिया में, वो सब गर्मी में पसीना पोंछते हुए क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि क्रिसमस का टाइम उनके लिए कब आएगा? समर में। और इंडिया के अंदर उस टाइम पर कौन सा सीजन होगा? उस टाइम पर इंडिया के अंदर सीजन होगा विंटर सीजन। क्यों? क्योंकि सन की परपेंडिकुलर रेस सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ गिरेगी, और इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो इंडिया में कौन सा? लेस इंसोलेशन होगा, और लेस इंसोलेशन होगा मतलब लेस टेम्परेचर, और लेस टेम्परेचर मतलब ठंड। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस टाइम पे यहां पर हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर क्यों होगा? क्योंकि टेम्परेचर कम होगा। मैंने बोला था टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब वॉल्यूम कांस्टेंट ना हो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कब? जब हम एक एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात करें जो कांस्टेंट हो। बट अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इंडिया के अंदर जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? इंडिया के अंदर से विंड बाहर की तरफ चलेगी। ठीक है, इंडिया के अंदर क्या हो गया? हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर के कारण हाई प्रेशर से विंड्स बाहर जाएगी। किस तरफ जाएगी? लो प्रेशर की तरफ। लो प्रेशर कहां है? सदर्न हेमिस्फीयर में। तो विंड सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करने के लिए ट्राई करेगी। तो यहां पर इस टाइम पर इंडिया में ओरिजिनेट होगा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। कौन सा मॉनसून? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जिसे सिंपल भाषा में रिट्रीटिंग मॉनसून भी कहा जाता है, या फिर लौटता हुआ मॉनसून। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून क्या होता है? जो कि नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन से आता है। ये नॉर्थ और ये ईस्ट, इस नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन से जो मॉनसून आता है, दैट मॉनसून इज टर्म्ड एज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कब आता है? जब ठंड की शुरुआत होने लगती है, अक्टूबर नवंबर के महीने में। और अक्टूबर नवंबर के महीने में कहां बारिश होती है? तब बारिश होती है देश के उस राज्य के अंदर जहां पर साउथ वेस्ट मॉनसून से समर के अंदर बारिश नहीं हुई थी। तो विंटर के अंदर और विंटर के शुरुआती महीनों में बारिश होती है तमिलनाडु के अंदर, ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि इंडिया में टेम्परेचर हो गया लो और प्रेशर हो गया हाई। तो हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर की तरफ विंड्स गई, तो लो प्रेशर के कारण कोरियोलिस फोर्स ने इसे डिफ्लेक्ट कर दिया, और डिफ्लेक्ट होने के कारण ये इंडिया में किस डायरेक्शन से आई? तमिलनाडु के अंदर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आने के बाद तमिलनाडु में तेजी से बारिश होने लगती है। कब? अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, या फिर रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग मॉनसून विच कॉज रेनफॉल इन तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु के अंदर बारिश करवाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओकर ड्यूरिंग दिस सीजन। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है मावठा। आप अपने घर वालों से पूछना, कई लोगों को पता होगा कि मावठा क्या होता है। मावठा वो होता है जब ठंड में बारिश होती है। और ठंड में बारिश कहां से होती है? हमने देखा था टेम्परेट साइक्लोन के बारे में, याद है? साइक्लोन वाले चैप्टर को देखना। टेम्परेट साइक्लोन कब आते हैं? विंटर्स में आते हैं। और टेम्परेट साइक्लोन मेडिटेरेनियन सी से डेवलप होते हुए इंडिया की तरफ आते हैं, और इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से, इंडिया के नॉर्थ
वेस्टर्न पार्ट से इंडिया को हिट करते हैं और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से इंडिया को हिट करते हैं, और जो उन्होंने मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर को उठाया था, अलग अलग एयर मासेस के कारण बने थे टेम्परेट साइक्लोन, भूलो मत देखो, अगर भूल रहे हो तो वापस लेक्चर जाकर देखो, ठीक है। तो वही जो टेम्परेट साइक्लोन थे, वो टेम्परेट साइक्लोन जब वेस्ट टू ईस्ट आने लगे तो इंडिया के पास भी आए, और इंडिया के पास आने के कारण यहां पर इस एरिया के अंदर उन्होंने क्या करवाई, बारिश। तो नॉर्थ वेस्ट मॉनसून कहां कहां बारिश करवाते हैं, कुछ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न राजस्थान, नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश के एरिया के अंदर थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, ओले गिरते हैं। वो किसके कारण होता है, वो होता है मावठा के कारण। और दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर रबी क्रॉप। रबी की क्रॉप क्या होती है, ये हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे जब हम इंडिया की एग्रीकल्चर और इंडिया की मिट्टी यानी सोइल की बात करेंगे। बट यहां पर बात निकली रबी क्रॉप। रबी क्रॉप वो क्रॉप्स होती है जो ठंड के पहले लगाई जाती है। ठंड के पहले जो मौसम आता है उसे ओटम कहा जाता है, ओटम तक भी चलेंगे। तो ओटम में जो क्रॉप्स लगाई जाती है उन क्रॉप्स को हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स। वो रबी क्रॉप्स जो ओटम के अंदर लगाई जाती है वो ठंड तक आते आते, विंटर तक आते आते मैच्योर हो जाती है। और ये जो वेस्टर्न साइड से जो साइक्लोन्स आ रहे, ये साइक्लोन्स इंडिया में थोड़ी थोड़ी बारिश कराते हैं, तो वो इस क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। सो इट इज द विंटर सीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। सन इसमें सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, ठंड होती है। नेक्स्ट सीजन की बात करते हैं, स्प्रिंग का सीजन। स्प्रिंग का सीजन मतलब वसंत का मौसम। जैसे महाकवि कालिदास, आपने गुप्ता टाइम पर पढ़ा होगा, महाकवि कालिदास जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्नों में से एक थे, उन्होंने कई सारी किताबें लिखी थी। याद है कालिदास के बारे में, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंशम, ऋतु संहारम। तो ऋतु संहारम जो किताब उन्होंने लिखी थी, ऋतु संहारम का मतलब होता है द गार्लैंड ऑफ सीजन। अलग अलग सीजन को उन्होंने बता रखा था। सोचो उस टाइम में गुप्ता पीरियड के दौर में कुछ 300, 400, 500 एडी के टाइम पर उनने ऐसी बातें बता दी जिसको हम आज लिखते हैं। उन्होंने कैसे बताई होगी, अपने एक्सपीरियंस पर, अलग अलग जगह पर जाकर विजिट करके, देश के अलग अलग टाइम में कुछ चीजें लिखकर उन्होंने अलग अलग मौसम बताए थे। उन्हीं मौसम में से एक मौसम है स्प्रिंग का मौसम, जिसे वसंत का मौसम भी कहा जाता है। वसंत का मौसम सबसे फेवरेट मौसम होता है, सबसे अच्छा मौसम होता है। ऐसा मत समझना मेरा भी फेवरेट मौसम है वसंत। क्यों फेवरेट है, उसका कारण यह है कि वसंत एक ऐसा मौसम होता है जब ना तो बहुत ज्यादा ठंड होती है और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ये कब आता है, इट ओकर इन मार्च एंड अप्रैल। और मार्च और अप्रैल के टाइम पर सन की जो लाइट है ये कहां पर आ जाती है, सन अभी कहां था, विंटर में सदर्न हेमिस्फीयर में था, अब सन मूव करके कहां आ गया है, इक्वेटर के पास। अब इक्वेटर पर सनलाइट परपेंडिकुलरली गिर रही है, तो क्या होता है, दोनों हेमिस्फीयर में बराबर सनलाइट पहुंचती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता और सदर्न हेमिस्फीयर भी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता, और ना ही ज्यादा बहुत ज्यादा दोनों ठंडे होते। तो ये एक ऐसा टाइम होता है जब दिन और रात भी बराबर होते हैं, ठीक है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की ही रात होती है, ठीक है। और इस टाइम पर क्या होता है, सनलाइट भी प्रॉपर अमाउंट में आती है, ना ज्यादा चुभती है, मतलब तेज सनलाइट होती है बट हवा ठंडी होती है। मार्च का महीना जब आए ना तो आप ऑब्जर्व करके देखना, ठीक है। तो ये मार्च का महीना आता है जिसे हम वसंत का मौसम भी कहते हैं, ठीक है। और इस टाइम पे क्या होता है, हमारी वो क्रॉप्स जो हमने कब लगाई थी, ओटम में लगाई थी, विंटर में मेच्योर हुई, और वही रबी क्रॉप की हार्वेस्टिंग का टाइम होता है ओटम। ओटम का जो स्प्रिंग वो टाइम होता है जिसे वसंत बोलते हैं, और स्प्रिंग वो होता है जिसमें फेस्टिवल ऑफ कलर होली सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो होली का जो टाइम होता है वो भी स्प्रिंग के अंदर आता है। तो स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, पेड़ों के ऊपर फूल खिल जाते हैं। आपने देखा होगा गुलमोहर, पलास, आपने से कई लोग पलास को जानते होंगे, ठीक है। पलास जिसको साइंटिफिक टर्म में मोनोब्यूटोस्पर्मा भी कहा जाता है। तो ये जो पलास होता है, कहा जाता था इस पलास के जो फूल होते हैं, इन फूलों को उबाल कर जो लाल रंग निकलता है, उस लाल रंग से फागुन के महीने में होली खेली जाती है। तो फाग उत्सव कब मनाया जाता है, इसी टाइम पर, इसी स्प्रिंग के मौसम के अंदर। उसी जो डीटी है सरस्वती, जो शिक्षा की देवी है, जो आप और मुझे हम सभी को शिक्षा देती है, उनका भी जन्मदिन इसी वसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। बाकी ये जो हार्वेस्टिंग होती है कौन सी क्रॉप की, अच्छा ये कौन सी क्रॉप है, इट इज गेहूं, ठीक है, व्हीट है ये। व्हीट मतलब गेहूं। तो ये जो गेहूं है, इन गेहूं की फसल को काटा जाता है कौन से टाइम में, इस स्प्रिंग के टाइम में। और इस क्रॉप को लगाया कब गया था, इस क्रॉप को लगाया गया था ओटम के टाइम में। अभी जो इंडिया में चल रहा है,
अभी जो टाइम है ना अक्टूबर का टाइम, इट इज ऑटम सीजन। और ऑटम सीजन में देश के सारे कोने में जो किसान हैं वो लोग क्या लगाते हैं, वो फसल लगाते हैं रबी की। और ये कब पकेगी, इस स्प्रिंग के सीजन में जाकर। तो ये था स्प्रिंग का मौसम। आइए अगले मौसम की बात करते हैं। नेक्स्ट इज समर सीजन। समर सीजन कब से स्टार्ट होता है इंडिया के अंदर, अप्रैल टू जून। बहुत तेज गर्मी वाला मौसम, जिसे कहा जाता है तेज बड़े लू के नाखून, जान बचाओ आया जून। जून का महीना होता है, पूरा देश गर्मी की मार सहता है, अलग अलग जगह से गर्म हवा चलती है किसी दूसरे एरिया की तरफ। और ये क्यों होता है, बिकॉज सनलाइट इस टाइम पर परपेंडिकुलरली गिरती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। ठीक है, अब सन कहां पर आ चुका है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। कौन सा, समर सोल्स्टाइस का टाइम आ चुका है, जून का महीना आ चुका है। सन की लाइट तेजी से गिरेगी कहां पर, इंडिया के तरफ। और जब तेजी से सनलाइट इंडिया की तरफ गिरेगी तो क्या होगा, पूरे देश के अंदर हाई टेम्परेचर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। पूरा जो देश है वो गर्मी से तपने लगेगा। और इस टाइम पर लोकल विंड चलेगी, जिस लोकल विंड का नाम है लू। ठीक है, लू चलेगी। फिर यहां पर इस टाइम पर आएंगे प्री मॉनसून साइक्लोन। साइक्लोन जो होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, वो दो टाइम पर आते हैं, एक मॉनसून के पहले, दूसरे मॉनसून के बाद। तो जो मॉनसून के पहले आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्री मॉनसून साइक्लोन। और जो मॉनसून के बाद आते हैं उन्हें हम बोलते हैं पोस्ट मॉनसून साइक्लोन। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था साइक्लोन, मैंने आपको कहा था गुलाब साइक्लोन आएगा, और गुलाब आया। ठीक है, तो गुलाब कौन से टाइम पे आया, पोस्ट मॉनसून, मतलब मॉनसून के खत्म होने के बाद। और मॉनसून से शुरुआत होने से पहले जो साइक्लोन आते हैं उन्हें हम कहते हैं प्री मॉनसून साइक्लोन। और प्री मॉनसून साइक्लोन कब देखने को मिलते हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं गर्मी के सीजन में। गर्मी का सीजन होता है, पूरे देश के अंदर तेजी से गर्मी होती है, लोग तरसने लगते हैं, डिहाइड्रेशन होता है। बहुत ज्यादा गर्मी एक्सपीरियंस करने के कारण अलग अलग हमें कार्य ऐसे करने पड़ते हैं जिनसे हमें गर्मी लगना बंद हो जाए और थोड़ा सा ठंड का एहसास हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा समर का सीजन। समर के सीजन के बाद इस टाइम पर जो लोकल विंड्स चलती, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन लोकल विंड्स के नाम हम देखते हैं। फर्स्ट इज नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर लोकल विंड झारखंड और उड़ीसा के अंदर बहती है। मतलब यहां पर जो लोकल विंड बहती है उसका नाम क्या है, नॉर्वेस्टर। लोकल विंड के नाम बच्चा आप लोगों को याद होने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं लोकल विंड्स के नाम आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। मैंने कई सारे क्वेश्चंस उठाए और कई सारे मतलब पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे। लोकल विंड्स, ओशियन करंट्स के ऊपर तो हर बार। और एक जो हमने देखा था, जो आप सभी लोगों को शायद पसंद भी आया था, जो सन से सोलर रेडिएशन अर्थ पर आती गेक्स यू विमार, वहां से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लोकल विंड्स जो इंडिया में चलती है समर के टाइम पे, उसे कहा जाता है नॉर्वेस्टर। कहां कहां चलती है, झारखंड एंड उड़ीसा के अंदर। वहीं उसी बैसाख के महीने में जो चलती है उसे कहा जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर काल बैसाखी। तो यहां पर जो हवा चलती है इसी समर के टाइम में, बैसाख में, उसे कहा जाता है काल बैसाखी। फिर आती चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम जो विंड है ये साउथ इंडिया के स्टेट कर्नाटका में चलती है। अपने साथ साथ थोड़ी थोड़ी बारिश लेकर आती है, जिससे कॉफी के जो प्लांट होते हैं उनको हेल्पफुल उनको फायदा मिलता है और उनकी पकने में और हेल्पफुल होती है। कौन सी, चेरी ब्लॉसम। कहां पर, कर्नाटका और केरला के अंदर। यहां पर कौन सी विंड, चेरी ब्लॉसम। फिर आता मैंगो शावर। मैंगो शावर साउथ इंडिया के अंदर होता है और सेंट्रल इंडिया के अंदर। साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के अंदर होता मॉनसून मैंगो शावर। मैंगो शावर में क्या होता है कि गर्मी के पहले थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, और उस बारिश से क्या फायदा होता है, आम पक जाते हैं, खजूर पक जाते हैं, जामुन पक जाते हैं। ऐसे जो छोटे छोटे फ्रूट्स हैं, आम तो बड़ा है, बाकी जामुन और खजूर दोनों छोटे छोटे, तो ये इनको पकाने के लिए जो हवा चलती है दैट इज दी मैंगो शावर। ठीक है, मैंगो शावर के बाद आती बरदोली का छिरा। जो बरदोली का छिरा है ये नॉर्वेस्टर ही है। जो नॉर्वेस्टर कहां चली थी, झारखंड के अंदर चली थी, उड़ीसा के अंदर। उसी नॉर्वेस्टर को कहा जाता है बरदोली की छिरा, और ये चलती है आसाम के अंदर। बरदोली छिरा कहां पर, आसाम के अंदर। उसके बाद लू। लू तो पूरे देश में चलती है, सेंट्रल इंडिया से अलग अलग डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि पूरा जो कंट्री है वो कंट्री किसकी चपेट में, अभी सूरज की परपेंडिकुलर रेस की। और जब सन की परपेंडिकुलर रेस गिरेगी तो क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी, प्रेशर कम होगा, हवाएं इधर उधर भगेगी। और जब गर्मी बढ़ेगी सरफेस गर्म हो जाएगी, और उस सरफेस के कांटेक्ट में आने वाली भी हवा गर्म हो जाएगी। और वो हवा एडवेक्शनली, लू के सामने एक वर्ड याद रखना, एडवेक्शन। क्या वर्ड, एडवेक्शन। ये वर्ड हमेशा याद रखना। लू
एडवेक्शन। कॉन्वेक्शन में हमने क्या देखा था? कॉन्वेक्शन में हमने देखा था कि इक्वेटर पर पार्टिकल गर्म होते और ऊपर उड़ जाते, दैट इज कॉन्वेक्शन। और एडवेक्शन में क्या होता है? पार्टिकल गर्म होने के बाद हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, तो उसी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को कहा जाता है एडवेक्शन। तो ये थी लोकल विंड्स इंडिया की, जो कि कब चलती है? ये चलती है समर के टाइम पर। फिर समर का धीरे धीरे एंड आने लगता है। कौन सा महीना आने लगता है? जून का महीना आने लगता है। 15 जून के बाद धीरे धीरे इंडिया के अंदर बादल आने लगते हैं। कैसे बादल आएंगे इंडिया के अंदर? इंडिया में अभी तक जून तक क्या थी? गर्मी थी। गर्मी के कारण क्या था? तापमान ज्यादा था, प्रेशर लो था। तो उसी लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए, इसी लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए अलग अलग डायरेक्शन से विंड आती है इंडियन पेनिनसुला की तरफ। और ये पेनिनसुला की तरफ जब ओशन के ऊपर से विंड्स आती है, तो ये विंड्स क्या लाती है? अपने साथ साथ पानी को लेकर आती है। और पानी को लेकर आने के बाद इस एरिया के अंदर छोटे छोटे इस टाइप के हमें बादल देखने को मिलते हैं। कब? जून के महीने में। और जून के महीने में बादलों के साथ साथ बया जो है, बया पेड़ों पर अपना घोंसला बनाना स्टार्ट कर देती है। बया में जो मेल बया है, मेल बया इसको कहा जाता है हेमलेट। ठीक है, इन्वायरमेंट का टॉपिक है, इसे कहा जाता है हेलमेट। हेमलेट, हेलमेट नहीं, हेमलेट। हेमलेट जो होता है, हेमलेट बनाती है फीमेल बया को इंप्रेस करने के लिए। ठीक है, अच्छा घर बनाएंगे तभी फीमेल बया आएगी। ठीक है, और फिर वहां पर फर्दर उनकी आगे जो जनरेशन है वो बढ़ाई जाएगी। तो इसलिए हाल्ट बनाए जाते हैं, हेमलेट बनाए जाते हैं इस टाइम पर। क्यों? क्योंकि आगे आने वाली है बारिश। उस बारिश से बचने के लिए और अपने प्रेमी की तलाश के लिए जो मेल बया है वो बनाते हैं हेमलेट। नेक्स्ट, ये जो बर्ड है, इस बर्ड का नाम है पाइट कुक्कू जैकोबिन। पाइट कुक्कू जैकोबिन, जिसे हिंदी में चातक भी कहा जाता है या फिर लव बर्ड। ये जो चातक, लव बर्ड और चातक, इसे दोनों केरला के अंदर कहा जाता है। ये चातक साउथ इंडिया से या फिर सदर्न हेमिस्फीयर से मूव करके आता है नॉर्थ इंडिया या फिर इंडिया के पास। क्यों आता है? क्योंकि ये एक ऐसा बर्ड है जो सिर्फ और सिर्फ टपकता हुआ बारिश का पानी पीता है। ना तो बारिश के उस पानी को जो गिरकर बह रहा हो, ना बारिश के उस पानी को जो बहकर एक गड्ढे के अंदर इकट्ठा हो गया, ये कभी नहीं पीता। ये हमेशा उस पानी को पीता है जो पानी बादलों से गिरता है। अपनी चोंच को खोलकर आसमान से गिरने वाली बूंदों को कहता है। तो जैसे ही इंडिया के अंदर जून के महीने में चातक देखने को मिलता है, तब सारे इंडिया के लोग प्रसन्न हो जाते हैं, स्पेशली केरला के लोग 1 जून के दिन। क्यों? क्योंकि अब बारिश का टाइम आने वाला है। बादलों के साथ साथ द मैसेंजर ऑफ क्लाउड, बादलों का संदेश लेकर कौन आ चुका है? पाइट कुक्कू जैकोबिन। और ये कहां तक आ जाता है? इंडिया की सदर्न कोस्ट पर। मैप की तरफ मत जाना। इंडिया की सदर्न जो कोस्ट है, जिसे हम केप कोमोरिन भी कहते हैं, वहां पर आ चुका है पाइट कुक्कू जैकोबिन। ठीक है, तो ये कब आता है? ये आता है समर के एंड होने के साथ साथ, और जब हमारी शुरुआत होती है रेनी सीजन की, तब। वहीं पर एक जो चील होती है, काइट, वो एक ऐसा बर्ड होता है जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता। बोला जाता है जब आसमान में बादल आते हैं तो चील अपनी उड़ान भरता और बादलों के ऊपर चला जाता है ताकि बारिश ही ना हो पाए। तो चील एक ऐसा वर्ड है जो कभी अपने घोंसले नहीं बनाता, ये अपने अंडे दूसरे के घोंसलों में जाकर देता है। ठीक है, और ये जब बारिश का टाइम होता तो बादलों से ऊपर उड़ के चला जाता ताकि इसके ऊपर बारिश ना गिरे। इसी के साथ साथ शुरुआत होता है इंडिया में द रेनी सीजन, जिसे बोला जाता है द माइटी इंडियन मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून। देश के अंदर छोटी छोटी बूंदें गिरने लगती, लोगों का जो इंतजार होता, खासकर बेचारे किसानों का, वो पूरा होता है। और इसी के साथ साथ शुरुआत होती है खरीफ की फसल की सोविंग की, जिसको हम अगले अगले चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो ये टाइम होता है जिसे हम इंडिया में मॉनसून भी कहते हैं, जब पहली बार बारिश होती है, मिट्टी की खुशबू आती, जो कि किसी को भी कभी भी बुरी नहीं लगती। उस मिट्टी की खुशबू के साथ साथ इंडिया के अंदर शुरुआत होती है द माइटी इंडियन मॉनसून की। और यहां पर इंडिया में मॉनसून आता है जून से सितंबर तक। जून से सितंबर तक इंडिया के अंदर जो चलता है, दैट इज मॉनसून सीजन। ये क्यों बनता है? क्योंकि जो समर सीजन था, उस समर सीजन के अंदर इंडिया के अंदर बन गया था लो प्रेशर। बताया था मैंने आपको, लो प्रेशर बनने के कारण अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, अलग अलग जगह से विंड्स इंडिया की तरफ हिट कर रही थी, मूव कर रही थी। और मूव करने के साथ साथ ये विंड्स अपने साथ साथ इन वाटर बॉडी से मॉइस्चर लेकर गई, और मॉइस्चर ले जाने के बाद इनने इंडिया के अंदर बारिश करवाई। ठीक है, और इट इज द ऑलमोस्ट ऑफ 100 to 120 days।
एनडीए। हमारी एग्जाम ने ये क्वेश्चन पूछा है कि मॉनसून इंडिया के अंदर कितने दिन तक रहता है। तो मॉनसून इंडिया के अंदर रहता है 100 दिन से 120 दिन तक। 4 महीने की बारिश होती है, उसे हम चौमासा भी कहते हैं। 4 महीने, 1 महीने में 30 दिन, तो 4 महीने में कितने होंगे? 120 दिन। तो यही 120 से 100 के बीच में इंडिया के अंदर बारिश होती है। और यही क्वेश्चन हमारी एग्जाम ने पूछा था। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा जिन्हें पढ़ाया नहीं जाता, वो क्वेश्चन हमारी ऑब्जर्वेशन पावर के थ्रू बनते हैं, जैसे मॉनसून। हालांकि हमने बात कर ली, बट कुछ चीजें जब आप देखोगे ना रोज, तभी आप सीखोगे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन पावर भी हमारे क्वेश्चन को सोल्व करवाने में हमारी हेल्प करेगी। तो यहां पर 100 से 120 डेज तक इंडियन मॉनसून चला, और ये मॉनसून साउथ वेस्ट डायरेक्शन के आने के कारण इसे नाम दिया जाता है साउथ वेस्ट मॉनसून। कहां से आया ये इस तरफ से आता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? साउथ वेस्ट मॉनसून। और जो ऊपर से नीचे की तरफ गया था उसे क्या नाम दिया था हमने? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ने कहां बारिश करवाई बेटा? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ने बारिश करवाई थी तमिलनाडु में। और साउथ वेस्ट मॉनसून कहां बारिश करवाएगा? पूरे देश में। साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो पूरे देश के अंदर बारिश करवाएगा। ठीक है, फिर मॉनसून का ऑनसेट बोला जाता है इसे, कि ऑनसेट ऑफ इंडियन मॉनसून। इंडिया के अंदर जो मॉनसून होता है उसका ऑनसेट कब होता है? तो इंडिया के जो आइलैंड्स हैं, जो कि अरेबियन सी के अंदर है, और कुछ आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल के अंदर है। तो बे ऑफ बंगाल के जो आइलैंड्स हैं, जिन आइलैंड को हम कहते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड की सदर्न टिप को सबसे पहले इंडियन मॉनसून हिट करता है 25 ऑफ मई के दिन। 25 ऑफ मई को सबसे पहली बार इंडियन मॉनसून हिट करता है किसे? अंडमान निकोबार को। और दूसरा, इंडिया की जो मेन लैंड है, मेन लैंड ऑफ इंडिया, जिसे केप कोमोरिन कहा जाता है, कन्याकुमारी कहा जाता है, या फिर मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। तो इस मालाबार कोस्ट पर इंडिया में मॉनसून सबसे पहली बार हिट करता है 1 जून को। ठीक है, 1 जून को कहां पर हिट करेगा? केरला के ऊपर। और 25 मई को अंडमान निकोबार के ऊपर मॉनसून हिट करेगा। तो ये था ऑनसेट ऑफ मॉनसून। इसे क्या कहा जाता है? मॉनसून का ऑनसेट। और इसी ऑनसेट के साथ साथ इंडिया के अंदर खरीफ क्रॉप की सोविंग की जाती है। खरीफ क्रॉप, ठीक है, ये जो खेत है, इस खेत के अंदर सोयाबीन की फसल लगाई गई है। ठीक है, खरीफ क्रॉप कौन कौन सी होती है? सोयाबीन होती है, मेज होती है, ज्वार होती है, उसके बाद कॉटन होती है, ग्राउंडनट होती है। ये क्रॉप्स क्या होती है और इनको कब लगाया जाता है, ये हम अगले चैप्टर के अंदर बात करेंगे। यहां सिर्फ हमने इसलिए बात किया कि इस सीजन के अंदर लगाई जाती है खरीफ क्रॉप, जिस सीजन को हम बोलते हैं रेनी सीजन। ठीक है, अब बात करते हैं ऑनसेट ऑफ इंडियन मॉनसून की, कि अलग अलग जगह पर इंडियन मॉनसून कब जाता है। अगेन हमारी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंडियन मॉनसून सबसे पहले हिट करता है केरला को, और केरला से यहां तक हिट करता है 1 जून के दिन। वहीं 5 जून के दिन इंडियन मॉनसून कहां होता है? कर्नाटका के अंदर। और दूसरा 5 जून के अंदर इंडियन मॉनसून होता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट प्लस बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, 1 जून के अंदर कहां था इंडियन मॉनसून? मॉनसून नीचे से आ रहा है, ऊपर से तो नहीं आ रहा। अगर ऊपर से आता तो पहले हम ऊपर की डेट लिखते, नीचे से आ रहा है, इसलिए सबसे पहला जून नीचे से लिखा हमने। ठीक है, क्योंकि वाटर बॉडी कहां है? नीचे है। हिंद महासागर, जो कि हमारे देश भारत के पैरों को धोता है, वो हिंद महासागर कहां पर है? वो साउथ में। तो उस साउथ हिंद महासागर, इंडियन ओशन से मॉनसून की विंड्स आई और साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आते हुए उन्होंने इंडिया को हिट किया। ठीक है, तो पहले कहां? 1 जून के दिन केरला के पास। वहीं यहां पर 5 जून के दिन कौन से एरिया के अंदर? हमारा ये जो एरिया नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया और ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, यहां पर बारिश होगी 1 और 5 जून तक। 10 जून के अंदर बारिश होगी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड बिहार तरफ। ठीक है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड बिहार। अच्छा, आपको ये लाइन दिख रही है? दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है? मैंने एक बात बताई थी आपको और कई लेक्चर के अंदर बताई थी, दैट द इमेजिनरी लाइन joining the place having same rainfall is known as isohyet। तो ये जो बनी हुई है ना, ये ब्लू लाइंस, दिस ब्लू लाइंस आर isohyet, जो कि इक्वल डेट को बता रही। इक्वल डेट के दिन मॉनसून यहां तक पहुंचता है। दिस आर दी isohyets। ठीक है, 10 जून के बाद 15 जून के टाइम में इंडिया में मॉनसून गुजरात, भोपाल और लखनऊ होते हुए पहुंच जाता है। इंडिया के मेजर पोर्शन को कवर कब कर लेता है? मॉनसून कवर कर लेता है 15 जून तक। फिर 1 जुलाई के दिन इंडियन मॉनसून वेस्टर्न जो इंडिया के स्टेट है
वहां तक चला जाता है, जम्मू कश्मीर में बारिश होने लगती है, ठीक है। और 15 जुलाई के दिन इंडिया में लास्ट में, 15 जुलाई समझ रहे हो, मतलब मॉनसून स्टार्ट होने के 1.5 महीने बाद, जून के बाद, 1 जून से शुरू हुआ था, इसके 1.5 महीने बाद यहां पर कौन से एरिया के अंदर, 15 जुलाई के अंदर मॉनसून वेस्टर्न राजस्थान, जैसलमेर, बीकानेर के इलाकों में पहुंचता है और फिर मॉनसून इंडिया के अंदर सेट हो जाता है, ठीक है। इंडिया के अंदर मॉनसून कब सेट हो जाता है? 15 जुलाई के दिन। और शुरुआत कब की थी हमने? 1 जून के दिन। तो आपको बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, आप डेट लर्न नहीं कर सकते, दैट्स नॉट एन इशू। आपको क्या याद रखना है कि पहले मॉनसून से कौन कौन से स्टेट्स के अंदर बारिश होती है। तो इसमें क्या होना चाहिए, हमें स्टेट्स पता होना चाहिए, ठीक है। यहां पर तमिलनाडु है, ठीक है, यहां पर ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, तो हमें स्टेट पता होगा तो हम ऐसे बढ़ेंगे आगे। कैसे बढ़ेंगे आगे? ऐसे। और जब ऐसे बढ़ेंगे तो हम आंसर भी सोल्व कर पाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है जो आया है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसको मैंने मेंशन किया है और इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर मैं उम्मीद करूंगा आप खुद मुझे बताओ, ठीक। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरे बताने से पहले किस किस को उसका आंसर समझ में आ गया था। तो ये था मूवमेंट ऑफ इंडियन मॉनसून। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसे बोलते हैं मॉनसून ब्रेक। मॉनसून ब्रेक क्या होता है? जब मॉनसून इंडिया के अंदर सेट हो जाता है। मॉनसून के प्राइम मंथ कौन से होते हैं? अगस्त और जुलाई। अगस्त और जुलाई के अंदर कभी कभी क्या होता है, 1 से 2 सप्ताह के लिए बारिश रुक जाती है। 1 से 2 सप्ताह के लिए जब बारिश रुक जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता है? किसानों को, ठीक है। उन्होंने कौन सी फसल लगाई थी? खरीफ की क्रॉप। तो खरीफ की क्रॉप लगाने के बाद एकदम से सडनली मानसून रुकेगा, तो मानसून के रुकने के कारण क्या होगा? क्रॉप के अंदर जो जर्मिनेशन होना चाहिए, जो फलियां आना चाहिए, वो फूल आने चाहिए, वो नहीं आ पाएंगे और देश के किसानों की हालत खराब होने लगेगी, ठीक है। अब वो तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो अगले साल फिर इसी मानसून ब्रेक को मानते हुए फिर दीपक जला लेते हैं और फिर उसी तरीके से खेती करते हैं। तो यही किसान होते हैं जो हमारे सारे देश की जरूरतों को पूरा करते हैं, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो मॉनसून ब्रेक क्या होता है? मॉनसून ब्रेक व्हेन देयर इज नो रेनफॉल इन द प्राइम रेनी सीजन, मतलब अगस्त और जुलाई में जब कोई रेनफॉल नहीं होगी 1 से 2 वीक के लिए, तब आएगा हमारा मॉनसून ब्रेक। और ये टाइम कब आता है? जब आईटीसीजेड कहां चला जाता है? हिमालय के फुटहिल्स पर। आईटीसीजेड क्या होता है? ये इंडिया, ठीक है। इंडिया में यहां पर है हमारा हिमालय, ठीक है, जल्दी से समझना। इंडिया में यहां पर है हिमालय। जैसे ही सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है तो एक लो प्रेशर का बेल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर आता है सन के साथ साथ। ये सन है, ये सन मूव करता करता कहां पर आता है? 21 टू 22 ऑफ जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर 21 से 22 ऑफ जून को जब सन आता है तो इसी के साथ साथ इंडिया के अंदर सेट हो जाता है आईटीसीजेड। आईटीसीजेड का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, वो जोन जहां पर ट्रेड विंड्स आकर मिलती है और यही ट्रेड विंड्स क्या लाती है अपने साथ साथ? बारिश। तो जैसे ही सन सदर्न हेमिस्फीयर में जाएगा तो आईटीसीजेड नीचे चला जाएगा, तो बारिश कहां होगी? सदर्न हेमिस्फीयर में। जैसे ही सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा तो आईटीसीजेड कहां जाएगा? इंडिया के पास, तो बारिश कहां होगी? इंडिया के अंदर। तो उसी आईटीसीजेड के साथ साथ विंड्स आती है और बारिश करवाती है। कभी कभी क्या होता है, गर्मी की ज्यादा होने के कारण ये आईटीसीजेड हिमालय के फुटहिल पर शिफ्ट हो जाता है और हिमालय के फुटहिल पर शिफ्ट हो जाता है तो पूरे भारत से रेनफॉल कट हो जाती है। और जब रेनफॉल कट हो जाती है तो क्या हो जाता है? पूरे देश के अंदर लग जाता है मॉनसून ब्रेक। समझ गए? मॉनसून ब्रेक मतलब कुछ टाइम के लिए बारिश का रुक जाना। और वो क्यों रुकेगी? क्योंकि आईटीसीजेड जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होना चाहिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास हुई? इंडिया के एकदम बीचों बीच से, वहां पर ना होते हुए और नॉर्थ में सेट हो जाए। कहां पर? हिमालय के फुटहिल के पास। तब जाकर इंडिया के अंदर मॉनसून में क्या लग जाएगा? ब्रेक, जिसे हम बोलते हैं मॉनसून ब्रेक। समझ में आया? ठीक है, तो ये होता मॉनसून ब्रेक और ये होता आईटीसीजेड। हो सकता है आईटीसीजेड पर क्वेश्चन पूछ ले कि आईटीसीजेड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंट जोन। इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंट जोन मतलब वो जोन जहां पर ट्रेड विंड्स आकर मर्ज होती हो। और ट्रेड, ये आईटीसीजेड सूरज के साथ साथ नॉर्थ में जाएगा जब सूरज नॉर्थ में जाएगा, और सूरज के साथ साथ साउथ में आएगा जब सूरज साउथ में आएगा। ठीक है, तो सन के साथ साथ क्या मूवमेंट करता है? आईटीसीजेड। आईटीसीजेड सेट कहां हो जाएगा? हिमालय के फुटहिल पर। और हिमालय के फुटहिल पर जब सेट हो जाएगा तो पूरे इंडिया से रेनफॉल कट हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं मॉनसून ब्रेक। ठीक है, दस नो रेनफॉल ओकर इन मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया।
हमारी कंट्री के कई सारे हिस्सों के अंदर बारिश नहीं होती है इस मॉनसून ब्रेक के टाइम पर। ठीक है, यहां पर कुछ ऐसे एरिया जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, दैट इज दी वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। द एरिया विथ हेवी रेनफॉल इन इंडिया, द एरिया विथ हेवी रेनफॉल इन इंडिया इज वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो आपने देखा है कि विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है। अकेले भारत की ही क्या बात करें हम, पूरे वर्ल्ड की जो सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है वो उत्तर पूर्व भारत में होती है। जगह का नाम है मौसिन राम चेरापूंजी, तो यहां पर तो सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये 3 ऐसे एरिया है इंडिया के जहां पर हेवी रेनफॉल होती है। ये वेस्टर्न घाट के पहाड़ है, ठीक है, ये अंडमान है और ये है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड पे, ये वेस्टर्न घाट की वेस्टर्न साइड, यहां पर हेवी रेनफॉल देखने को मिलेगी। तो इसलिए क्या होगा, यहां पर जंगल भी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलेंगे। जहां बारिश जहां ज्यादा होगी वहां जंगल भी ज्यादा होंगे। तो वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। दूसरा अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, क्योंकि ओशियन के अंदर है, कहीं से भी मॉइस्चर आ सकता है और यहां पर बहुत बड़े बड़े बहुत ऊंचे ऊंचे हिमालय जितने पहाड़ भी नहीं है कि बारिश को रोक दे, तो यहां भी बहुत बारिश होगी। और तीसरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहां पर बारिश जाकर फंस जाएगी, फनलिंग इफेक्ट होगा किस किस के बीच में, गारो, खासी और जयंतिया हिल्स, इन तीनों हिल्स के बीच में यहां पर फनलिंग इफेक्ट होगा और उससे बारिश होगी चेरापूंजी, मौसिन राम और उत्तर पूर्व भारत के कई सारे इलाकों के अंदर। तो ये 3 एरिया है। पहला एरिया वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, याद रहेगा। दूसरा एरिया अंडमान निकोबार आइलैंड और तीसरा एरिया कौन सा आएगा हमारा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दिस एरिया आर विथ हेवी रेनफॉल, एरिया विथ लीस्ट रेनफॉल। अच्छा ये मुझे आप खुद बताओ, सोचो क्या होगा आंसर, मैं तो बता ही दूंगा। इसका आंसर होगा बेटा वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया होगा, क्योंकि मॉनसून सबसे लेट यहां पहुंचा था। कब पहुंचा था, 15 जुलाई को। तो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया के अंदर बारिश कम होगी, एरिया विथ स्कैंटी रेनफॉल। दूसरा कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, लद्दाख, लेह, ठीक है, यहां भी रेनफॉल कम होगी। तीसरा ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, ये जो वेस्टर्न घाट थे, इन वेस्टर्न घाट की वेस्टर्न साइड पे तो बहुत ज्यादा बारिश हुई, हमने देख लिया, क्योंकि जब हवाएं ऊपर चढ़ने लगी तो बादलों जब किससे टकराए, पहाड़ से, तो वहां पर कौन सी रेनफॉल हुई, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरो मतलब पर्वत, ठीक है, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल कहां पर हुई, इस एरिया के अंदर। तो जो विंडवर्ड साइड थी, जहां से हवा आई वहां तो बहुत ज्यादा बारिश हो गई, बट जहां हवा नहीं गई यहां पर क्या होगा, लीस्ट रेनफॉल देखने को मिलेगी। तो जैसे मैं वेस्टर्न घाट्स हूं, ठीक है, तो ये मेरी वेस्टर्न साइड है, ये मेरी ईस्टर्न साइड है। तो वेस्टर्न घाट की वेस्टर्न साइड क्या लगा, अरेबियन सी, तो मेरे इस तरफ तो बहुत ज्यादा बारिश होगी, बट यहां तक आते आते बारिश कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई भी बहुत है। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट अनाईमुडी, ठीक है, अनाईमुडी, फिर नॉर्थ सह्याद्री की कालसुबाई, तो ये इसकी हाइट भी ज्यादा है, तो बारिश इधर ज्यादा होगी। वहीं वेस्टर्न साइड में बारिश क्या होगी, जो वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड में बारिश कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि यहां पर मॉनसून की विंड ऊपर नहीं चढ़ पाएगी, और इसलिए वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड रेनफॉल कम होगी, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड रेनफॉल ज्यादा होगी। तो 3 एरिया मिले हमें, कौन कौन से, पहला तो ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न इंडिया जिसके अंदर राजस्थान और रण ऑफ कच्छ गुजरात आ जाता है। तीसरा एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ लद्दाख एंड लेह। ये 3 ऐसे एरिया है जहां पर रेनफॉल कम होती है। 3 ऐसे एरिया जहां रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, अंडमान निकोबार, वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये 3 ऐसे जहां बहुत बारिश होती है, और ये 3 ऐसे जहां बारिश बहुत कम होती है। अब इसके साथ साथ वो सीजन आता है जो अब हमारे देश में चल रहा है, जो सीजन हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसे कहा जाता है ऑटम या फिर शरद ऋतु। ठीक है, शरद की अमावस्या के दिन, कार्तिक की अमावस्या के दिन क्या पर्व मनाया जाता है, द फेस्टिवल ऑफ लाइट। होली, फेस्टिवल ऑफ लाइट क्या होता है, दिवाली। दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है इस टाइम पर, कौन से, कार्तिक के महीने में। ठीक है, तो ये इट स्टार्ट आफ्टर ए रेनी सीजन। झूठ बोल रहा हूं तो बता दो, बारिश के बाद ही शुरू हुआ है ना, अभी थोड़ी दिन पहले ही बारिश खत्म हुई है इंडिया के लगभग सारे हिस्सों के अंदर। तो ऑटम सीजन मतलब वसंत ऋतु, जो वसंत नहीं, शरद ऋतु, इसे कहा जाता है शरद। तो शरद ऋतु जो होती है कब होती है, रेनी सीजन के बाद। इट इज ए ट्रांजिशनल जोन। ये ट्रांजिशनल जोन है, मतलब बीच का जोन है। किस किस के बीच का, विंटर एंड रेनी। रेनी खत्म हुई है और विंटर आने वाली है, और इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है दैट इज दी ऑटम। तो ऑटम इज ए ट्रांजिशनल जोन बिटवीन 2
रेनी सीजन एंड विंटर सीजन। ये कब स्टार्ट होता है? ये होता है अक्टूबर में स्टार्ट और कब तक चलता है? मिड नवंबर तक। अक्टूबर से मिड नवंबर तक जो सीजन चलता है उस सीजन को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं हमारा ऑटम सीजन या फिर शरद ऋतु इन हिंदी। अब ये वो टाइम आ गया है जब किसकी सोविंग हो रही है इंडिया के अंदर? रबी क्रॉप की। क्या बोला था मैंने? रबी क्रॉप को की कब सोविंग की हमने? अक्टूबर नवंबर में। आप जाकर देख लेना, कई जो भी किसान लोग हो आप कमेंट करके बताना जिसके घर में पापा किसान है या फिर जिनका खेती बाड़ी से ताल्लुकात हो, वो लोग देखना कि अभी उनके खेतों के अंदर रबी की क्रॉप का सोविंग का टाइम चल रहा है। कहीं किसी के यहाँ चने लगाए जा रहे होंगे, किसी के यहाँ गेहूं लगाए जा रहे होंगे, किसी के यहाँ मसूर लगाई जा रही होगी, किसी के यहाँ मस्टर्ड लगाई जा रही होगी, मतलब सरसों। तो इन सभी चीजों को किस टाइम पर लगाया जाता है? सोविंग सीजन क्या है इनका? रबी सीजन। और रबी मतलब ऑटम। तो ऑटम के टाइम पर रबी क्रॉप की सोविंग होगी, ठंड में रबी क्रॉप पक जाएगी और स्प्रिंग में आते ही हम इसे काट लेंगे और फिर काटने के बाद इसे बेचा जाएगा और बेचते वक्त मनाया जाएगा द फेस्टिवल ऑफ कलर, होली। ठीक है, तो ये था ऑटम सीजन। ऑटम सीजन के साथ साथ हमारे इंडिया के जितने भी सीजन्स थे वो कंप्लीट हो गए। अब सीजन्स के कंप्लीट हो जाने के साथ साथ अब हम बात करेंगे हमारे देश के अंदर प्राकृतिक वनों के बारे में, वेजिटेशन के बारे में। यहां पर हम प्रोटेक्टेड एरिया की बात करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व को और नेशनल पार्क को। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं वेजिटेशन के साथ। इट रिफर्स टू प्लांट कम्युनिटी विच ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड। बारिश के कारण, अच्छी मिट्टी के कारण जब किसी एरिया के अंदर जंगल उग जाते हैं नेचुरली, उन्हें हम कहते हैं वेजिटेशन या फिर नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस आर टर्म्ड एज वर्जिन वेजिटेशन। इन्हें वर्जिन वेजिटेशन इसलिए कहा जाता है, वर्जिन वेजिटेशन वो होते हैं जो किसी एक ही देश के होते हैं, जिसमें किसी दूसरे देश का कोई फ्यूजन नहीं होता है। जैसे जिसे हम एंडेमिक स्पीसीज भी कहते हैं। जैसे वेस्टर्न घाट के अंदर कुछ सारे प्लांट्स ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट के अंदर ही पाए जाते हैं, जो सिर्फ इंडिया में मिलते हैं, दैट आर दी वर्जिन वेजिटेशन, जो कि उसी एरिया के अंदर मिले, उसके अलावा और कहीं ना मिले, दैट इज द वर्जिन वेजिटेशन। वेजिटेशन ऑफ इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। किसी भी एरिया का वेजिटेशन जो होता है उसको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला फ्लोरा, दूसरा फ्योना। फ्लोरा मतलब प्लांट्स स्पीसीज एंड फ्योना मतलब एनिमल स्पीसीज। जहां पर फ्योना की बात आएगी वहां पर हम एनिमल्स की बात करेंगे कि उन जंगलों के अंदर, उन नेचुरल वेजिटेशन के अंदर कौन कौन से जंगली जानवर मिलते हैं, दैट इज द फ्योना। वही फ्लोरा मतलब उन जंगलों के अंदर कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं। सो दिस इज द नेचुरल वेजिटेशन। और नेचुरल वेजिटेशन कैसे होता है? जो नेचुरली उगता है, जो वर्जिन होता है, जिसमें किसी और कंट्री से लाई गई कोई स्पीसीज का फ्यूजन नहीं होता है, जो एक कॉन्टिनेंट पर उगेगी, लंबे टाइम तक उगेगी, दैट इज द वर्जिन स्पीसीज एंड नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। जो वेजिटेशन होते हैं किसी भी कंट्रीज के, उसके अंदर जो डाइवर्सिटी होती है प्लांट्स और एनिमल्स की, उनको कुछ फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। कौन कौन से फैक्टर है जो इनको डिटरमाइन करेंगे? पहला रिलीफ। रिलीफ मतलब टोपोग्राफी। वहां की टोपोग्राफी कैसी है? जहां पर जंगल उगे, अगर वो पहाड़ होंगे तो वहां पर जंगल कम उगेंगे। ठीक है, या फिर वहां पर किसी और तरह के जंगल उगेंगे, जैसे कोनिफेरस, नुकीली पत्तियों वाले पेड़, वो उगेंगे कहां पर? अगर उसकी टोपोग्राफी कैसी होगी? टेरेन, मतलब उसकी लैंड के ऊपर डिपेंड करता, उसकी सोइल के ऊपर डिपेंड करता। अगर काली मिट्टी हुई, अगर एलुवियल सोइल हुई, उसके अंदर ह्यूमस मतलब पत्तियों से बनने वाला खाद ज्यादा हुआ, तो वहां के जंगल डेंस होंगे, घने होंगे। किसके कारण? सोइल के कारण। तो दो फैक्टर जो डिटरमाइन करते हैं, दैट इज द रिलीफ एंड सोइल। अगर टेरेन पर होगा तो कोनिफेरस होंगे, अगर सोइल में होगा और रेनफॉल भी ज्यादा होगी तो डेसिडियस होंगे या फिर एवरग्रीन होंगे। दूसरे क्लाइमेटिक फैक्टर की बात करें कि किसी एरिया का क्लाइमेटिक फैक्टर वहां के फॉरेस्ट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, तो वहां के फॉरेस्ट को क्लाइमेटिक फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं टेम्परेचर से। देखो, जंगलों को बनने के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए। पेड़ को क्या चाहिए? एक तो धूप और दूसरा पानी। तो जितनी धूप मिलेगी, जितना ज्यादा पानी मिलेगा, उतना ही जंगल घना होगा। इसीलिए तो इक्वेटर पर मिलने वाले सारे जंगल डेंस है। क्यों डेंस है इक्वेटर पर मिलने वाले फॉरेस्ट? क्योंकि इक्वेटर पर सनलाइट भी बहुत ज्यादा होती है और रेगुलर रोज रेनफॉल होती है, इसलिए वो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, जिन्हें हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो इट इज ड्यू टू दी टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। जितना ज्यादा टेम्परेचर, जितना ज्यादा प्रेसिपिटेशन, उतने डेंस वेजिटेशन। ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर,
जितना ज्यादा प्रेसिपिटेशन उतने डेंस वहां के फॉरेस्ट होंगे। समझ में आया? तो कौन कौन से फैक्टर इंपैक्ट करते हैं? पहला रिलीफ और दूसरा क्लाइमेट। ठीक। नेक्स्ट, इंडिया के अंदर कौन कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं हमारी कंट्री के अंदर? तो फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, या फिर जिसे हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, या फिर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, कि ऐसे जंगल जो इक्वेटर पर भी देखने को मिलते हैं। तो ये जंगल इंडिया के अंदर कहां देखने को मिलेंगे, जिसे हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं? आप खुद मुझे बता दो कि ये कहां देखने को मिलेंगे। बेटा ये वहां देखने को मिलेंगे जहां पर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होगी। तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बारिश हमने कहां करवाई थी? हमने करवाने वाले कौन होते हैं? हमने तो सिर्फ आपको बताया था, करवाने वाला तो ईश्वर है। तो सबसे ज्यादा बारिश कहां हुई थी इंडिया के अंदर? वो बारिश हुई थी वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है, अंडमान निकोबार, और तीसरा कहां पर, कहां हुई थी? नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो इन्हीं तीनों जगह पर जहां बहुत ज्यादा बारिश हुई, इन्हीं जगह पर मिलेंगे हमको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि सदाबहार होते हैं। फिर आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो साल में एक बार अपनी पत्तियों को झड़ा देते हैं। ठीक है, जो साल में एक पर्टिकुलर टाइम में अपनी जो लीव्स हैं उसे शेड कर दे, दैट आर दी ट्रॉपिकल डेसिडियस, या फिर जिसे हिंदी में कहा जाता उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगल। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगल वो जंगल होते हैं जो कि एक बार साल में अपनी लीव्स को शेड कर देते। फिर आते हैं ट्रॉपिकल थोर्नी, जो कि डेजर्ट में उगते हैं। जो मरुस्थल है उसके अंदर जो थोर्नी बुशेस, वायरी फॉरेस्ट जो उगते हैं ना, बेलों की तरह छोटे छोटे, दैट आर दी थोर्नी ट्रॉपिकल। फिर होते हैं माउंटेन। माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो माउंटेन के ऊपर लगते हैं। माउंटेन के ऊपर मतलब जैसे ये एक माउंटेन है, इस माउंटेन के ऊपर उगने वाले सारे जंगल जो यहां मिलते हैं इस एरिया के अंदर और इस एरिया के अंदर, दैट आर दी माउंटेन फॉरेस्ट। उसके बाद मैनग्रूव्स। मैनग्रूव्स को डेल्टाइक फॉरेस्ट या फिर मार्शी फॉरेस्ट भी कहा जाता है, जो कि कहां उगते हैं? जहां मीठा पानी और खारा पानी आपस में जाकर मिलता है, ऐसे एरिया के अंदर मैनग्रूव्स के फॉरेस्ट देखने को हमें मिलते हैं। तो आइए एक एक करके सारे जंगलों की बात करते हैं। सो फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा उगते। वैसे तो हमने इसकी बात कहां की थी? वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन के अंदर, जब हमने इक्वेटोरियल रीजन पढ़ा था। यहां एक बार और बात करते, क्योंकि यहां हम बात कर रहे हैं हमारे देश की, यहां हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, वहां हमने पढ़ी थी फिजिकल ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर देखें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां लगते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उस एरिया में लगते हैं जहां रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो और तापमान 22 डिग्री से ऊपर हो। जहां पर जो टेम्परेचर है 22 डिग्री से ऊपर रहे और जो रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर से ऊपर रहे, वहां पर होते हैं हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां देखने को मिलेंगे? क्या बोला था मैंने? नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट की वेस्टर्न साइड पर ये जंगल देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेगी? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वायनाड नेशनल पार्क, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके अलावा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये सब कहां है? वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, ठीक है। फिर आइलैंड ग्रुप ऑफ अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार तो पूरा का पूरा आइलैंड ही जंगलों से भरा हुआ है। इवन इंडिया के नेशनल पार्क की बात करें तो लगभग 10 नेशनल पार्क कहां पर है? अंडमान निकोबार के अंदर है, जिनको हम लर्न करने वाले हैं। तो इसलिए इस एरिया के अंदर जो जंगल है बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि यहां पर बारिश भी बहुत ज्यादा होगी। यहां पर मिलने वाले पेड़ों का नाम है इबोनी, महागनी, रोसवुड, डाइवुड, रबर के जो पेड़ हैं, ये पेड़ कहां मिलते हैं? इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। वहीं पर यहां पर कौन कौन से जानवर मिलते हैं? तो जानवरों के अंदर यहां पर लेमुर मिलता, अ काइंड ऑफ मंकी। जाइंट स्क्वायरल, एक बड़ी सी दैत्य टाइप की गिलहरी यहां पर देखने को मिलती है वेस्टर्न घाट के अंदर। दूसरा राइनासोर देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, आसाम के अंदर। टाइगर देखने को मिलता है और लेपर्ड। ये जानवर हमें कहां देखने को मिलते हैं? ये जानवर हमें देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ? 200 सेंटीमीटर से 22 डिग्री तापमान तक, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, 22 डिग्री तापमान, और इंडिया के 3 जगह पर मिलते हैं। दूसरा यहां पर मिलने वाले ट्रीज कौन से? महागनी, इबोनी, रोसवुड एंड रबर। एनिमल्स लेमुर, जाइंट स्क्वेरल, राइनासोरस, टाइगर एंड लेपर्ड। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट।
ट्रॉपिकल डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट मतलब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती के जंगल, जो कि साल के एक बार जब समर का टाइम आता है तो अपने पानी को ईवर ट्रांसपोर्टेट होने से रोकने के लिए अपनी पत्तियों को झड़कर सारे के सारे गंजे हो जाते हैं। गंजे हो जाते हैं मतलब उनकी पत्तियां टूट टूट कर नीचे गिरती है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिखती है, ब्रांचेस। तो वो होते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये कहां लगते हैं, ये लगते हैं 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच की रेनफॉल वाले रीजन के अंदर। जिस रीजन के अंदर 100 से 120 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है, उन जंगलों को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया में कहां कहां मिलते हैं, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फाउंड इन लोअर स्लोप ऑफ हिमालय, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बहुत ज्यादा मिलते हैं यहां पर। टोटल कितने, 10 से 11 नेशनल पार्क है जिनकी हम बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर मिलते हैं, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड झारखंड, इन एरिया के अंदर मिलते हैं हमको ट्रॉपिकल डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये सारे एरिया जो हैं, ये एरिया इंडिया के बीच बीच में आते हैं, ठीक है। हिमालय से साउथ के एरिया को ले लो और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को छोड़कर जो बीच का पार्ट है पेनिनसुलर इंडिया का, वहां पर मिलते हैं हमको ट्रॉपिकल डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। इनके अंदर मिलने वाले ट्रीज में है टीक, जिसे हम सागवान भी कहते हैं। सागवान जो कि कभी नहीं सड़ता, सालों साल चलता है, वो मिलते हैं इसके अंदर। साल मिलता है, महुआ मिलता है। महुआ का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, महुआ को आदिवासी यूज करते हैं शराब बनाने के लिए, ठीक है। वो उनकी जो एनर्जेटिक ड्रिंक होती है जिसे वो बनाते हैं, रॉ फॉर्म में जो बनाई जाती है, उसके लिए यूज किया जाता है महुआ। फिर यहां पर होता आम, नीम, बेनियन, इस टाइप के ट्रीज हमें डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। और इनके अंदर मिलने वाले एनिमल्स जो होते हैं, दैट आर दी बिग किड्स, ठीक है। जो बड़े बड़े कार्निवोर होते हैं वो इन्हीं जंगलों के अंदर मिलते हैं। अच्छा, एक बात कभी आपने ऑब्जर्व की कि इन्हीं सूखे वनों के अंदर, इन्हीं घास वाले जंगलों के अंदर ही बड़े बड़े जानवर क्यों मिलते हैं? क्यों बड़े बड़े जानवर उसके अंदर नहीं मिलते हमको, रेन फॉरेस्ट के अंदर? वो इसलिए नहीं मिलते क्योंकि रेन फॉरेस्ट के अंदर पहले तो जो छोटे छोटे हर्बीवोर है वो इधर उधर छुप जाते, दूसरा उनको दौड़कर पकड़ा नहीं जा सकता। वहीं ये जो एरिया है डेसिडियस फॉरेस्ट, ये डेसिडियस फॉरेस्ट दूर दूर तक घास से भरे होते हैं। जंगल तो होते हैं स्पार्सली पॉपुलेटेड हो रहे ट्रीज के, कम कम पेड़ होते हैं। तो ये जो जानवर है, टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, हाइनास है, ये तेज दौड़ दौड़कर अपने जो शिकार होते हैं उनको पकड़ लेते हैं। इसलिए बड़े बड़े जानवर हमें डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ यहां पर बारासिंगा मिलता है, जिसे हार्ड ग्राउंड स्वाम्प डियर कहा जाता है। हार्ड ग्राउंड स्वाम्प डियर, बड़े बड़े सिंगों वाला बारासिंगा, जो मध्य प्रदेश का राज्य पशु है, ठीक है। तो वो कहां मिलता है हमें, बारासिंगा किसके अंदर देखने को मिलता है, वो इन्हीं जंगलों के अंदर देखने को मिलता है। दूसरी वैरायटी देखने को मिलती चीतल, सांभर, जो बड़ा सा हिरण होता जो राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सारे कहां मिलते हैं, ये डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट के बाद ट्रॉपिकल, यहां पर हमें लायन भी मिलता है, जो कि सासन गिर के अंदर मिलता है। गुजरात का नेशनल पार्क, जहां एकमात्र ऐसा एरिया जिसके अंदर क्या मिलता है, जिसके अंदर एशियाटिक लायन मिलता है। ये जो लायन दिख रहा है आपको, दिस इज द एशियाटिक लायन। और दूसरा तो आप जान ही गए होंगे, टाइगर। टाइगर भी हमें कहां कहां देखने को मिलता है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड झारखंड, जिसमें मध्य प्रदेश में टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज्यादा है। दूसरा कर्नाटका एंड आसाम, ये ऐसे एरिया है जहां पर टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इसके बाद अगला आता है थोर्नी फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थोर्नी फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जहां पर बारिश कम होगी, और बारिश कम होगी मतलब कि वहां पर बड़े बड़े पेड़ नहीं उग पाएंगे। तो इनके यहां पर रेनफॉल होती है 50 सेंटीमीटर, लेस रेनफॉल इन एरिया के अंदर रिकॉर्ड होती है। और वहां पर लगे जो फॉरेस्ट मिलते हैं वो फॉरेस्ट होते हैं थोर्नी बुशेस या फिर ज़ेरोफाइट फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये थोर्नी बुशेस जो होते हैं ये कहां कहां मिलते हैं, ये मिलते हैं गुजरात, पंजाब और राजस्थान के अंदर। आप ऑब्जर्व करना, पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर एक भी नेशनल पार्क नहीं है, ठीक है। जो सारा एरिया है पंजाब का, उसे खेती बाड़ी के काम में ले लिया गया है। सबसे पहली बार इंडिया के अंदर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो पंजाब हरियाणा में ही तो स्टार्ट किया गया था, तो इसलिए यहां पर ज्यादा वन्य जंगल वन नहीं मिलते। दूसरा, इसके अंदर मिलने वाले थोर्नी बुशेस, कैक्टस, अकाशिया, बबुल के पेड़ उगते हैं, वो पेड़ जो कि कम पानी में भी सरवाइव कर जाए, जिनकी जड़ें काफी अंदर तक होती है और जिनके तने बोतल जैसे होते हैं, इस टाइप के।
ठीक है, जिनके जो तने होते हैं, जो स्टेम होते हैं, वो ब्रॉड होते हैं ताकि अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करके रख ले। इस टाइप के लॉन्ग रूट के पेड़ों को ज़ेरोफाइट कहा जाता है। इस टाइप के इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ज़ेरोफाइट, जहां पर बारिश कम हो फिर भी पेड़ पौधे लग जाए, दैट आर दी ज़ेरोफाइट। द प्लांट्स ऑफ दिस रीजन स्टोर वाटर इन देयर स्टेम के अंदर एंड एंड्योर ड्यूरिंग दी ड्रोट, और उसी पानी को सूखे के टाइम तक चलाते हैं, अपने आप को जिंदा रखते हैं उसी पानी से। एनिमल इन दिस रीजन आर फॉक्स, लोमड़ी मिलती है यहां पर, रेंगने वाले लिजार्ड्स मिलते हैं जिसे छिपकली भी कहते हैं, स्कॉर्पियन बिच्छू भी देखने को मिलते हैं, और यहां पर मिलता रेटल स्नेक। जो स्नेक आपको दिखाई दे रहा है ये रेटल स्नेक है। यहां पर ये जो एरिया देख रहे हो ये इसकी रेटल है जो इसको बार बार हिलाता है, ठीक है। ये रेटल को हिलाने के कारण क्या होता है, यहां पर छोटे छोटे कीट पतंगे उससे अट्रैक्ट होकर उसके पास आते हैं, और ये सांप उन्हें फिर कंज्यूम करता, अपना शिकार बना लेता है। तो इसे कहा जाता है रेटल स्नेक, एंड इट इज नोन फॉर केमोफ्लाज। केमोफ्लाज जानते हो, वो कलर जिसमें दूसरा कलर ना दिखे, उसके लिए इसे रेटल स्नेक भी कहा जाता है। और ये केमोफ्लाज मतलब जो रेत होती है उस रेत में अच्छी से छुप जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो राजस्थान के अंदर के जो लोग होते हैं वो गलती से इसके ऊपर पांव रख देते हैं, वो पांव रखने के कारण जब ये काटता है तो इसके अंदर वेनम बहुत ज्यादा होता है जो कि किसी को भी इंजर्ड कर देता है। नेक्स्ट, माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट जो कि पहाड़ों पर उगते हैं, जो कि हायर स्लोप्स के ऊपर उगते हैं। इस दिने हम कोनीफेरस भी कहते हैं। इन्हें हम कोनीफेरस मतलब नुकीली पत्तियों वाले पेड़ भी कहा जाता है इनको, वो पेड़ जिनकी पत्तियां नुकीली हो। सो दिस आर दी कोनीफेरस ट्रीज, जैसे कि देवदार, सिदार, पाइन, फर एंड ओक। ये जो जंगल है जो आपको वहां देखने को मिल रहे, दिस आर दी कोनीफेरस फॉरेस्ट। और यहां पर जो ग्रासलैंड होती है, उन ग्रासलैंड के ऊपर जो ट्राइब्स मिलती है इंडिया की, यहां पर जैसे गुज्जर ट्राइब, बकरवाल ट्राइब, भूतिया ट्राइब, गद्दीस ट्राइब, ये क्या होते हैं? ये पेस्टोरल होते हैं, मतलब जानवरों को चराते इधर उधर। और जब जानवरों को चराते हैं तो इन्हीं जंगलों के अंदर लेकर जाते हैं, और जो घास होती है उस घास को उनके मवेशी खाते हैं, ठीक है। एनिमल्स जो इस रीजन के अंदर मिलते हैं, दैट इज द कश्मीरी स्टेग, मतलब कश्मीर के अंदर मिलने वाला एक हिरण। कश्मीरी स्टेग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटेलोप, यॉक एंड स्नो लेपर्ड, ये इतने एनिमल्स इन माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पांव इस टाइप के बने होते हैं कि जो माउंटेन है उस माउंटेन के अंदर ग्रिप बना ले और एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ चल जाए। दूसरा, ये ठंड को बेयर करने लायक होते हैं, ठंडे इलाकों में होते हैं तो ठंड को जो एब्जॉर्ब कर ले, ऐसे होते हैं ये एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट की। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां मिलते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट ओकर इन सी कोस्ट, जो तटीय इलाका है देश का, इस तटीय इलाके के पास हमें देखने को मिलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। और इन्हें हेलोफाइटिक फॉरेस्ट भी कहा जाता है। हेलोफाइटिक मतलब सोल्ट टॉलरेंट, जो कि नमक को पसंद करते हैं, जो नमक में उग सकते हैं, दैट आर नोन एज हेलोफाइट, दैट आर नोन एज हेलोफाइट, जो कि खारे पानी के अंदर भी उग जाते हैं। इंडिया के अंदर जो मैंग्रोव्स मिलते हैं वो दो जगह मिलते हैं, एक तो इंडिया की ईस्ट कोस्ट पर और एक इंडिया की वेस्ट कोस्ट पर। इंडिया की ईस्ट कोस्ट पर मैंग्रोव्स कहां कहां मिलेंगे? वेस्ट बंगाल, जिसके अंदर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरबन। वो जो फोटोग्राफ आप देख रहे हो वो फोटोग्राफ सुंदरबन का है। आप देख रहे हो उसके अंदर जंगल कितने घने कैसे बने हुए हैं वो, और ये खारे पानी के अंदर है, जो पानी बीच में बह रहा है वो पानी खारा है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल। दूसरा, उड़ीसा, उड़ीसा में भीतरकनिका चिलिका के पास, आंध्र प्रदेश में मिलेंगे पुलिकट के पास, तमिलनाडु के अंदर मिलेंगे, ठीक है, डेल्टा ऑफ जो रिवर है कावेरी उसके डेल्टा पर। तो ये कहां? ईस्ट कोस्ट पे मिलेंगे। उधर गुजरात में काठियावाड़ा में मिलेंगे, महाराष्ट्र में मिलेंगे, गोवा में मिलेंगे, केरला और कर्नाटका, इन एरिया के अंदर देखने को मिलते हैं हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट मतलब वो फॉरेस्ट जो कि सोल्ट टॉलरेट कर ले, वो फॉरेस्ट जो कि खारे पानी और कीचड़ मिट्टी के अंदर जो लगाए जाए, उन फॉरेस्ट को हम कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज मिलती है?
प्लांट्स की और एनिमल्स की। मेन ट्रीज जो मैंग्रोव्स के अंदर मिलते हैं उनमें सबसे पहला नाम है सुंदरी। ये सुंदरी वो वृक्ष है जिसके नाम पर सुंदरवन रखा गया। जो सुंदरवन का डेल्टा है उसमें सबसे ज्यादा जो पेड़ मिलते हैं द ट्रीज आर ऑफ सुंदरी, ये सुंदरी के पेड़ है। दूसरे खुद स्वयं मैंग्रोव्स और तीसरा पाम। इसके पौधे इसके पेड़ कहां मिलते हैं? सुंदरवन के अंदर और मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर ये देखने को मिलते हैं। और यहां पर जो क्रोकोडाइल जो एनिमल स्पीसीज मिलती है उसमें मिलता है क्रोकोडाइल, टर्टल, घड़ियाल, स्नेक एंड टाइगर। टाइगर कहां मिलता है हमें? वेस्ट बंगाल के अंदर जो नेशनल पार्क है सुंदरबन नेशनल पार्क। वेस्ट बंगाल के सारे नेशनल पार्क नॉर्थ में, अकेला सुंदरबन नेशनल पार्क है जो कि साउथ में। उस सुंदरबन नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलता है हमें टाइगर। ठीक है, तो सुंदरबन एक ऐसा एरिया है जो कि टाइड्स जहां पर सबसे ज्यादा देखी जाती है इंडिया के अंदर। जैसे सपोज करो ये सुंदरबन है, ठीक है। सुंदरबन पर कई सारे आइलैंड्स बने हुए हैं, हजारों आइलैंड्स। और इन आइलैंड्स के बीच में से रिवर बहती है, ठीक है। पानी आता है। कौन से आइलैंड से? ये आइलैंड्स कहां पर है? सुंदरबन के अंदर। अब क्या होता है जब टाइड्स हाई टाइड आती है तो हाई टाइड आने के कारण क्या होता है? इसके अंदर पानी चला जाता है पूरे एरिया के अंदर। जब वाटर चला जाएगा तो क्या होगा? आइलैंड डूबने पे आ जाएंगे, कई आइलैंड्स पे पानी बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब लो टाइड्स आएगी तो ये पानी वापस समुद्र के अंदर चला जाएगा, तो सारे आइलैंड्स पर इधर से उधर जाने का रास्ता बन जाएगा। तो जब हाई टाइड्स आते हैं तो सारे आइलैंड्स पर क्या हो जाएगा? पानी। तब ये इलाका मगरमच्छों के हाथ में रहेगा। जो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलते हैं, जो यहां पर इस एरिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, वो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल मूवमेंट करेंगे एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ। क्यों? क्योंकि पानी बढ़ गया है। वो जब पानी तेजी से बढ़ेगा तो जो टाइगर रहते हैं यहाँ, वो टाइगर एक आइलैंड पर फंस जाएंगे, वो दूसरे आइलैंड पर नहीं जाएंगे। कब? जब टाइड होगी हाई। और जब लो टाइड होगी मतलब पानी स्तर कम होगा, तो पानी का स्तर कम होगा तो टाइगर मूव करेंगे यहां से यहां पर। मतलब हाई टाइड के टाइम पर तो ये जंगल किनका? मगरमच्छों का। और लो टाइड के टाइम पर ये जंगल किनका? टाइगर्स का। और हमारा कब? कभी नहीं। सुंदरबन के जो जंगल है, सुंदरबन के जंगल बहुत घने जंगल है। इन जंगल के अंदर मिलने वाले टाइगर्स जो होते हैं वो मेन ईटर्स हैं। वो टाइगर्स मानव को खाते हैं, उनको खून लग गया मुंह पर इंसानों का। तो सुंदरबन के अंदर मिलने वाले जो टाइगर्स हैं वो मेन ईटर्स हैं। और ऐसा बोला जाता है कि जो दो बड़ी नदियां हैं देश की, ब्रह्मपुत्रा और गंगा, ब्रह्मपुत्रा और गंगा में जब बाढ़ आती है तो कई सारे लोग बह जाते हैं। और वो जो लोग बहते हैं वो बहते बहते वो लोग कहां पहुंच जाते हैं? सुंदरबन में। और सुंदरबन में जब इन टाइगर्स को कुछ खाने को नहीं मिलता है तो उन डेड बॉडीज को ये निकालते बाहर और खाते हैं। और इन्हें इतनी डेड बॉडीज ये खा चुके हैं कि ये मेन ईटर्स हो गए। तो सुंदरबन के जो टाइगर्स हैं दैट आर दी मेन ईटर्स, जो कि कहां मिलते हैं? डेल्टा में मिलते हैं इंडिया के अंदर, वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश के अंदर। दोनों में वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरबन, ठीक है। इसी के साथ साथ जो हमारा फॉरेस्ट का था, वेजिटेशन क्या होता है वो तो कंप्लीट हो जाता। अब हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करते हैं कि हमारे स्टेट के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर कितने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये गलत हो गया, ये आएगा स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो कि साल में 2 बार निकाली जाती है, जिसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 2017 में 24.37% एरिया फॉरेस्ट के अंदर था, ठीक है। ये हम उस एरिया की बात कर रहे हैं जो कि किताबों में लिखा जा चुका है, जो कि मेंशन किया जा चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर हम सारा वो एरिया मान के चल रहे हैं जो कि हमने GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से निकाला हुआ है। तो कितना? 24.39%। किसके अकॉर्डिंग? स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। कौन निकालता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इंडिया का एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर इंडिया का निकाला गया है मध्य प्रदेश के अंदर। 77,414 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो एरिया मध्य प्रदेश के अंदर मिलता है। मतलब मध्य प्रदेश देश का वो प्रदेश है जिसके अंदर जंगल बहुत घने हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा है। और ये ज्यादा क्यों है इसका कारण पता आपको? ये ज्यादा इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश का एरिया भी बहुत ज्यादा है।
मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला राज्य राजस्थान, राजस्थान में तो बारिश होती नहीं है, बारिश होती तो कम होती, तो वहां पर तो इतने जंगल होंगे नहीं, बट मध्य प्रदेश में बारिश भी सफिशिएंट हो जाती, दूसरा एरिया भी बड़ा, इसलिए मध्य प्रदेश यहां पर प्रथम भूमिका पर बैठा है। जिस कितना एरिया के साथ 77,4414, मतलब 77,414 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ। वही लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंट वाइज की देखें कि किसी भी स्टेट के 100% एरिया में ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट कौन से स्टेट के अंदर आते हैं, तो वो आते हैं मिजोरम के अंदर। मिजोरम के 100% एरिया में से 85.4% एरिया के अंदर, 85.14% एरिया के अंदर जंगल है। मतलब 100 आउट ऑफ 85% एरिया के अंदर क्या है, जंगल, सबसे ज्यादा जंगल। और जिस एरिया में जंगल होंगे वहां क्या होगी, वहां जानवर भी होंगे, वहां पर आदिवासी भी होंगे, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब भी होगी। तो इंडिया के अंदर परसेंट वाइज देखा जाए कि सबसे ज्यादा परसेंटेज शेड्यूल्ड ट्राइब का कहां है, सो इट इज इन मिजोरम। पूछा गया क्वेश्चन है कि शेड्यूल्ड ट्राइब परसेंट वाइज इंडिया में सबसे ज्यादा कहां मिलती है, हमारी एनडीए की एग्जाम ने, तो कहां मिलती है, मिजोरम के अंदर। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा कि इंडिया के अंदर फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा कौन से स्टेट के अंदर है, सो इट इज इन मध्य प्रदेश। ये भी पूछा है हमारी एग्जाम के अंदर। तो इसी एक स्लाइड से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज मध्य प्रदेश, और लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज मिजोरम, और लार्जेस्ट ट्राइब परसेंटेज वाइज मिजोरम के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट, प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें, देश के अंदर टोटल 868 प्रोटेक्टेड एरिया है, जो कि 1,65,088 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करके रखते हैं, जो कि देश का 5.2% एरिया है कंट्री का। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इन प्रोटेक्टेड एरिया कितने, 868 प्रोटेक्टेड एरिया, जो कि 1,65,088 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करके रखे हुए हैं। इसके अंदर ये देश का 5.2% एरिया, मतलब कंट्री का एरिया 100%, इस 100% का 5.2% किसके अंदर जाता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर। और उसमें क्या क्या आता है, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, इस प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर। स्टार्ट करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व से। बायोस्फीयर रिजर्व, मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम चलाया गया था 1971 में यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट उम्मीद करता हूं आपको पता भी होगा, और जिसको नहीं पता वो उसे पढ़ ले और अपने आप के लिए आसान बना ले। वो यूनेस्को का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइएगा। तो यूनेस्को ने वर्ल्ड के अंदर 1971 में मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम चलाया गया था। उस बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देश के अलग अलग कोनों में, अलग अलग कंट्रीज में कुछ ऐसे रिजर्व्स बनाए गए जो कि प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी थे जानवरों की, और उसमें मेन एंड वाइल्ड लाइफ के बीच में एक रिलेशनशिप बनाई गई। मतलब इंसान भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क के अंदर जाए, विजिट करे और वहां से नॉलेज ले, मतलब साइंटिफिक नॉलेज के लिए, दोनों के बीच की रिलेशनशिप के लिए, और एनिमल के कंजर्वेशन के लिए बनाए गए हैं नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे बायोस्फीयर रिजर्व भी बोला गया। तो बायोस्फीयर रिजर्व 1971 में यूनेस्को ने मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम चलाया। इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, कई सारे एरिया को प्रोटेक्ट किया गया। क्यों, वहां के एनिमल की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, कंजर्व करने के लिए, और कंजर्व करने के साथ साथ साइंटिफिक स्टडी के लिए, कि उस एरिया के अंदर जितने भी एनिमल्स मिलते हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी एंड रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड फॉरेस्ट, आदमी और जंगल के बीच में एक रिलेशनशिप बनाने के लिए चलाया गया बायोस्फीयर रिजर्व। और इस बायोस्फीयर रिजर्व का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर आती है, द स्ट्रक्चर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का स्ट्रक्चर होता है जो डार्क ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, इट इज द कोर एरिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ये कोर एरिया ऐसा एरिया होता है जहां पर किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटीज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है, मतलब यहां पर जाने की आपको परमिशन ही नहीं दी जाती है। ये वो एरिया होता है जहां पर बड़े बड़े
कार्निवोर रहते हैं और अपनी जहां पर इनकी डेन होती है, मतलब मांद, मतलब गुफा, जहां पर ये बच्चे को जन्म देते हैं, जहां पर अपने बच्चों को रखते हैं, वो कौन सा एरिया है? कोर एरिया। तो कोर एरिया किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व के एकदम सेंटर में होता है, एकदम ऐसे एरिया के अंदर होता है जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ नहीं की जाए। दूसरा होता है बफर जोन। बफर जोन जो होता है, यहां पर आपको सफारी के लिए भी ले जाया जाता है, आपको घुमाया फिराया जाता है, जैसा बोला जाता है ना बफर में सफर। तो यहां पर ये टैग है मध्य प्रदेश के टूरिज्म का, एमपीटी का, कि बफर में सफर, मतलब जो भी एरिया बफर में आते हैं वहां पर आपको सफर कराया जाता है। और ये जो ट्रांजिशनल एरिया है, इस ट्रांजिशनल एरिया के अंदर भी आप मूवमेंट कर सकते हो और यहाँ पर ग्रेजिंग भी अलाउ की जाती है कि आप अपने जानवरों को भी चरा सकते हो। किसके अंदर? इस ट्रांजिशनल एरिया के अंदर। बफर के अंदर आपको सफारी कराई जा सकती, बट कोर एरिया हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा। क्या जाना हमने बायोस्फीयर के बारे में? बायोस्फीयर रिजर्व चलाए गए थे किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा 1971 में। क्यों? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड वाइल्ड एनिमल के लिए चलाया गया था बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। और इसी के तहत इंडिया के अंदर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहां है? जहां वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आकर कोलाइड होते हैं। नीलगिरी, जिसकी हाईएस्ट पीक है डोढ़ा बेटा, इस नीलगिरी के अंदर 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, जो कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका तीनों प्रदेश के अंदर आता है। फर्स्ट नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। सेकंड नंदा देवी, इट इज इन 1988, जो कि उत्तराखंड के अंदर भी है, और नंदा देवी एक नेशनल पार्क भी है। तो बायोस्फीयर रिजर्व अगर आपको सारे लर्न हो जाते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे नेशनल पार्क को भी लर्न करने के लिए। ठीक है, तो ये कौन सा? नंदा देवी इन उत्तराखंड, नोक्रेक इन मेघालय इन 1988, ग्रेट निकोबार इन अंडमान निकोबार आइलैंड 1989, गल्फ ऑफ मन्नार कहां पर है? यहां पर है, गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु, और ये बनाया गया 1989 के अंदर। नेक्स्ट, मानस बायोस्फीयर रिजर्व आसाम के अंदर है। मानस एक नेशनल पार्क भी है, 1989 में बनाया गया। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व सभी को पता है वेस्ट बंगाल में है, और ये एक नेशनल पार्क भी है। सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व 1994 उड़ीसा के अंदर है, और ये एक नेशनल पार्क भी है। डिब्रू शिखोवा आसाम के अंदर है, और ये नेशनल पार्क भी है, 1997 में बनाया गया। दूसरा दिबांग एंड दिहांग एंड दिबांग अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, 1998 में बनाया गया। पचमढ़ी होशंगाबाद मध्य प्रदेश के अंदर है, बनाया गया 1999 में। खांगचेनजोंगा सिंपली कंचनजंगा बनाया गया है सिक्किम के अंदर, जो कि एक नेशनल पार्क भी है 2000 के दशक में। लास्ट है अगस्त्यामलाई, जो कि 18 है, जो कि बनाया गया केरला के अंदर। ठीक है, जो कि 13th नेशनल पार्क है, जो केरला के अंदर बनाया गया है 2001 में। इसके बाद आता है अचानक मार अमरकंटक। अमरकंटक किस एरिया के अंदर आता है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर आता है, इसलिए 2005 में अचानक मार अमरकंटक छत्तीसगढ़ के अंदर एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। दूसरा कच्छ, जो कि गुजरात के अंदर है, 2008 में बनाया गया। कोल्ड डेजर्ट कहां पर है? कोल्ड डेजर्ट लेह लद्दाख में, और लेह लद्दाख का वो एरिया जो कि कहां आता है? हिमाचल प्रदेश से टच होता है। तो 2009 में ये बनाया गया पिन वैली हिमाचल प्रदेश के अंदर, जिसे कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, तीसरा शेषाचालम, शेषाचालम नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व इन आंध्र प्रदेश। शेषाचालम बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है, और ये कब बनाया गया? 2010 में बनाया गया है। नेक्स्ट, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि लास्ट बनाया गया, इट इज इन मध्य प्रदेश, जो कि 2011 में बनाया गया है। अब इसमें आपको ईयर लर्न नहीं करना है, आपको क्या लर्न करना है? बायोस्फीयर रिजर्व, और बायोस्फीयर रिजर्व कौन से स्टेट के अंदर है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, किसने बनाया, ये याद हो गया हमें। दूसरा, बायोस्फीयर रिजर्व कौन से स्टेट के अंदर आता है। तो अलग अलग स्टेट के बायोस्फीयर रिजर्व और उनके नाम हमने लर्न कर लिए। अब इन नाम को लर्न करने से फायदा क्या है कि ये हमको हेल्प करेंगे नेशनल पार्क को याद करने के लिए भी। टोटल देश के अंदर 106 नेशनल पार्क है जिन्हें हमें याद करना है, और ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये याद होने चाहिए, भले ही एक बार में लर्न ना हो। ठीक है, हम भी इंसान है, याद नहीं होते, भूल जाते, और भूलना जरूरी भी है। जीवन में सारी चीजें याद होने लग गई तो जी नहीं पाएंगे, कुछ चीजों का भूलना भी जरूरी है। तो हम भूलेंगे भी सही नेशनल पार्क को, बट हम उन्हें भूल भूल कर याद कर लेंगे। ठीक है, तो नेशनल पार्क, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं
What is national park? A national park has more restriction compared to the wildlife sanctuary. Wildlife sanctuary जो होता है उसके अंदर आपको मूवमेंट अलाउ होता है, आप अपने जानवरों को ले जाकर चरा भी सकते हैं, जहां तक परमिशन मिले वहां तक जा भी सकते हैं, बट नेशनल पार्क इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड विथ फिक्स बाउंड्री एंड डिफाइंड बाउंड्री. एक एरिया है, ये है, इट इज दी नेशनल पार्क, जिसकी बाउंड्री फिक्स है, डिफाइंड है, जिसके अंदर आपके मूवमेंट के ऊपर आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत किसी भी तरह की सजा दी जा सकती है अगर आप जंगलों के अंदर मूवमेंट करते हो तो. हियर नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ, बिल्कुल सही. इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क इस एग्जाम के अंदर पूछा गया है. द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज हेले नेशनल पार्क, जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाद में नाम दिया गया, बना था 1936 में. सबसे पहला नेशनल पार्क बना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे हेले भी कहा जाता है, एंड इट इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड. उत्तराखंड उत्तरांचल के अंदर बना हुआ है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. एंड द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज हेमिश नेशनल पार्क. जो हेमिस नेशनल पार्क है इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया. कोई डाउट है किसी को? हेमिस नेशनल पार्क इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, और हेमिस नेशनल पार्क कश्मीर के अंदर है. समझ में आ गया? नेशनल पार्क जो कि ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, जिसका एरिया डिफाइंड होता है, जिसकी बाउंड्री फिक्स होती है, जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है. वर्ल्ड का इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेले नेशनल पार्क बनाया गया था 1936 में, और जिसे नाम दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. अब बात करते हैं एक एक करके सारे नेशनल पार्क के बारे में. ठीक है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क की बात करते हैं. ए से स्टार्ट करते हैं. आंध्र प्रदेश में 2 नेशनल पार्क है, 3 नेशनल पार्क है. श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी नेशनल पार्क एंड पापीकोंडा नेशनल पार्क. श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क यहां पर बसा हुआ है. राजीव गांधी नेशनल पार्क यहां पर बना हुआ है. ठीक है, एंड इन द ईस्टर्न पार्ट पापीकोंडा नेशनल पार्क बना हुआ है. तो ये तीनों नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश के अंदर है. लोकेशन आप देख रहे होंगे, श्री वेंकटेश्वर की भी, राजीव गांधी की भी, और पापीकोंडा. ठीक है, SRP, श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी एंड पापीकोंडा नेशनल पार्क इन आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क? माउलिंग नेशनल पार्क एंड नामदफा नेशनल पार्क. माउलिंग नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्रा के नॉर्थ में, और नामदफा नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्रा के साउथ में. ये 2 नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश के अंदर. नेक्स्ट, आसाम के नेशनल पार्क ओरांग, नामेरी, मानस, काजीरंगा, डिब्रूगढ़, देहिंग एंड रायमोना. दीज आर दी नेशनल पार्क ऑफ आसाम. और बिहार में मात्र एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि चंपारण के अंदर है. जो वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट है बिहार की, वहां पर है वाल्मीकि नेशनल पार्क. और इसी के अलावा नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा, जो काजीरंगा वो नेशनल पार्क विच इज फेमस फॉर वन ऑन राइनो, एक सींग वाले गेंडे के लिए जो फेमस है, दैट इज दी काजीरंगा नेशनल पार्क. फिर डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, औरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क विच इज फेमस फॉर टाइगर. ठीक है, टाइगर के लिए फेमस है मानस नेशनल पार्क, और रायमोना नेशनल पार्क. ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहां बने हैं? ये आसाम के अंदर बने हैं. ठीक है, एक बार और देख लो, औरांग, नामेरी, मानस, काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा, देहिंग, रायमोना, दीस आर इन आसाम. ठीक है, आसाम वो जिसके अंदर टाइगर की तीसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या मिलती है. किस किस के बाद? मध्य प्रदेश, कर्नाटका के बाद. ठीक है, एंड मानस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर टाइगर, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन और राइनो. वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पर है? बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर तराई रीजन में बना हुआ है वाल्मीकि नेशनल पार्क. नेक्स्ट, छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ के अंदर जो नेशनल पार्क आते हैं उसमें पहला है कांगेर घाटी, इंद्रवती, गुरु घासीदास. ये नेशनल पार्क आते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर. यहां पर कांगेर घाटी, ठीक है, इंद्रवती. अचानक मार अमरकंटक कहां पढ़ा था हमने? अचानक मार अमरकंटक इज अ बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है, उसी के साथ साथ यहां पर आ जाता है गुरु घासीदास. गुरु घासीदास नेशनल पार्क जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करते थे सन 2000 तक, 2001 नवंबर तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक ही का पार्ट हुआ करते थे. उस टाइम पर गुरु घासीदास नेशनल पार्क
वॉज अ पार्ट ऑफ संजय डोबरी नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है संजय डोबरी, और गुरु घासीदास, ये दोनों एक ही हुआ करते थे। बट जैसे स्टेट अलग अलग हुआ वैसे नेशनल पार्क भी दोनों अलग अलग हो गए। यहां पर था संजय डोबरी और ये था हमारा गुरु घासीदास। तो ये है छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क। गोवा में एकमात्र नेशनल पार्क है, दैट इज मोलेम। मोलेम मोलेम नेशनल पार्क कहां पर है? गोवा के अंदर है। नेक्स्ट नेशनल पार्क जो गुजरात के अंदर आते हैं जो वो है मराइन नेशनल पार्क, सासन गिर विच इज फेमस फॉर एशियाटिक लायन। जो लायन होते, सिंह होते हैं, उन सिंह शेरों के लिए फेमस है ये सासन गिर, ठीक है, जो कि जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात की। नेक्स्ट ब्लैकबक नेशनल पार्क एंड वंसदा नेशनल पार्क। दीज 4 नेशनल पार्क आर इन गुजरात। तो गुजरात में कौन कौन से? मराइन, सासन गिर, ब्लैकबक एंड वंसदा नेशनल पार्क, ठीक है। गोवा के अंदर मोलेम। नेक्स्ट इज हरियाणा। हरियाणा के अंदर 2 नेशनल पार्क है। एक जो यहां पर है गुरुग्राम में, उसका नाम है कालेश्वर नेशनल पार्क, और जो नेशनल पार्क यमुनानगर में है दैट इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तान मूवी बनी थी सलमान खान की, हरियाणा, वही सुल्तानपुर नाम से याद रख लेना, सुल्तानपुर नेशनल पार्क सिचुएटेड इन हरियाणा। एंड सेकंड इज कालेश्वर नेशनल पार्क विच इज सिचुएटेड इन सदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क है? सिंबलबारा, पिनवेली, जो कि एक क्या था? पिनवेली एक बायोस्फीयर रिजर्व भी था, खीर गंगा, इंदर किला एंड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क कहां पर आते हैं? हिमाचल प्रदेश के अंदर आते हैं। इंदर किला, ग्रेट हिमालय, पिन वैली, ठीक है, ये यहां पर खीर गंगा और ये सिमलीबार। दिस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। अब कौन से प्रदेश की बात करते हैं? हम कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क है? पहला सलीम अली सिटी फॉरेस्ट, जो कि एक बर्ड सेंचुरी भी है, तो सलीम अली नेशनल पार्क। उसी के बाद डाचीगम नेशनल पार्क कश्मीर, किश्तवर नेशनल पार्क कश्मीर, ठीक है। तो ये नेशनल पार्क कहां पर है? सलीम अली, किश्तवर और डाचीगम नेशनल पार्क। दिस 3 नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन कश्मीर। हरियाणा के अंदर 2, सुल्तानपुर, कालेश्वर, और वहीं 5 नेशनल पार्क बने हुए हिमाचल प्रदेश के अंदर, ग्रेट हिमालयन, इंदर किला, खीर गंगा, पिन वैली एंड सिंबलबारा। नेक्स्ट झारखंड। झारखंड में एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि वेस्टर्न झारखंड में बना हुआ है, दैट इज बेटला नेशनल पार्क, ठीक है। और झारखंड के बाद अगला स्टेट कर्नाटका, जहां पर बहुत घने जंगल है और बहुत सारे नेशनल पार्क है। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है जो कि वाइल्ड डिस्कवरी प्लस जो चैनल आता है उसके ऊपर है, वाइल्ड कर्नाटका। बहुत सही डॉक्यूमेंट्री है, राजकुमार राव ने उसका हिंदी डब बनाया हुआ है, तो आप उसको चाहो तो देख सकते हैं। ओरिजिनल डेविड ऑटनबरो की है, जो कि वेस्टर्न घाट की जो फिजियोग्राफी है साउथ इंडिया की, और साउथ इंडिया में किस तरीके से मॉनसून और वेजिटेशन होता है वेस्टर्न घाट का, वो सब बताया गया है वाइल्ड कर्नाटका के अंदर। तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट में कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं? आंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। कुद्रेमुख इज अ आयरन माइन ऑल्सो। कुद्रेमुख वो एरिया है जो धारवाड़ रॉक से बना हुआ है, और यहां पर आयरन की माइंस भी मिलती है, आयरन के और भी मिलते हैं। तो आंसी, कुद्रेमुख, बांदीपुर, बेनरघट्टा एंड राजीव गांधी नगर होल, ये नेशनल पार्क कहां पर है? कर्नाटका के अंदर। नगर होल जिसे राजीव गांधी भी कहा जाता है, कुद्रेमुख ऑल्सो फेमस फॉर आयरन, ठीक है। तो नगर होल, कुद्रेमुख, बेनरघट्टा कर्नाटका के अंदर, बांदीपुर एंड आंसी, इतने नेशनल पार्क कर्नाटका के अंदर है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कौन से नेशनल पार्क है? उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके थे, दैट इज दुधवा। दुधवा जो नेशनल पार्क है वो तराई रीजन में बसा हुआ है, मध्य उत्तर प्रदेश और
नेपाल की बॉर्डर पर। तो उत्तर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है? सिर्फ एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क की, जो कि बहुत सारे हैं एमपी के अंदर। फर्स्ट नेशनल पार्क वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार इज अ एक्सी2 कंजर्वेशन। वन विहार इज अ एक्सी2। एक्सी2 कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कंजर्वेशन होता वाइल्ड एनिमल का, एक होता इंसिटू, एक होता एक्सीटू। इंसिटू का मतलब है जानवर जिस जगह से बिलोंग करता है उसी जगह पर उसका कंजर्वेशन कर दो। मतलब अगर कोई जानवर नेशनल पार्क के अंदर है तो वहीं पर कुछ ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दो कि जिससे उसका कंजर्वेशन हो जाए। दैट इज इन सिटू कंजर्वेशन, मतलब स्वयं अपनी जगह पर। एक्सीटू मतलब इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो गई है कि वो जानवर वहां पर सरवाइव नहीं कर सकता, तो उसे उठाकर लाकर किसी ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर डाल दो, जू के अंदर डाल दो। दैट इज द एक्सी2 कंजर्वेशन। तो इंडिया में एक्सी2 कंजर्वेशन का एक उदाहरण है वन विहार नेशनल पार्क, जो कि भोपाल के अंदर है, मध्य प्रदेश में भोपाल के अंदर यहां पर है वन विहार नेशनल पार्क। नेक्स्ट, सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के अंदर बसा हुआ है। अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से पड़े जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकने ये जंगल, ये है सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल। ये कविता लिखी थी भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इन सतपुड़ा के जंगलों के बारे में, जो कि होशंगाबाद के अंदर है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, संजय नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि यहां पर बसा हुआ है। संजय नेशनल पार्क उस एरिया के अंदर जो कि छत्तीसगढ़ को टच करता है। संजय नेशनल पार्क जिसका छत्तीसगढ़ में आने वाला हिस्सा गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहलाता है, तो वही है संजय नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले के अंदर है। नेक्स्ट, पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क जिसके ऊपर जंगल बुक लिखी गई थी रुडयार्ड किपलिंग ने। रुडयार्ड किपलिंग ने जो अपनी बुक लिखी थी जंगल बुक, जिसमें मोगली कैरेक्टर था, वो इसी पेंच नेशनल पार्क से इन्फ्लुएंस होकर लिखी थी, जो कि सिवनी के अंदर है। मध्य प्रदेश में सिवनी में है पेंच नेशनल पार्क। नेक्स्ट, पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व या फिर पन्ना नेशनल पार्क, इट इज सिचुएटेड इन पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। पन्ना वो डिस्ट्रिक्ट जहां से देश का हीरा निकलता है, ठीक है, इस एरिया से देश का हीरा निकाला जाता है। यहां पर एक माइन है जिसका नाम है मझगवान माइन, उस मझगवान माइन से हीरा निकाला जाता है पन्ना। नेक्स्ट, फोसिल्स नेशनल पार्क। फोसिल नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन डिंडोरी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क इज इन शिवपुरी, इट इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व। माधव नेशनल पार्क इज इन शिवपुरी, इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व, जो सिंधिया जी के टाइम से था माधव नेशनल पार्क। नेक्स्ट, कूनो नेशनल पार्क। पालपुर कूनो नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन श्योपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। एंड ये एक ऐसा एरिया है जहां पर शिफ्ट करने का प्रोग्राम चलाया जा रहा था गिर के लायंस को। गिर के जो लायन थे उन लायन को शिफ्ट करने का प्रोग्राम चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश के पालपुर कूनो के अंदर। नेक्स्ट, कान्हा नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो यहां पर बालाघाट और मंडला के अंदर है। इसी के बाद अगला बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन उमरिया एंड डिटोरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। आपको एक भी जिले की, कोई भी एक भी स्टेट की किसी भी डिस्ट्रिक्ट को याद नहीं रखना, हमें सिर्फ ये याद रखना है और हमें सिर्फ ये याद रखना है। बट उनके साथ साथ अगर हमारे पास कुछ सपोर्टिव पॉइंट्स होंगे, वो सपोर्टिव पॉइंट्स हमें याद रखने में आसानी देंगे। जैसे कान्हा के अंदर क्या मिलता है? कान्हा के अंदर मिलता है बारासिंघा, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश का क्या है? राष्ट्रीय राज्य पशु भी है। तो ये थे मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क और उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क। नेक्स्ट, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ताडोमा नेशनल पार्क, यहां पर संजय गांधी नेशनल पार्क इन वेस्टर्न महाराष्ट्र, नवेगांव नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश बॉर्डर से टच है, गुगामल नेशनल पार्क इन नॉर्थ महाराष्ट्र, एंड चांडोली नेशनल पार्क इन सदर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के मैप के अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे सारे नेशनल पार्क। बार बार देखना इनको, एक बार आपको लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट, मणिपुर के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क है? मणिपुर के अंदर केबुल लामजाओ, द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, एक ऐसा नेशनल पार्क जो कि तैरता है। ये कौन से लेक के अंदर? इट इज सिचुएटेड इन लोकटक लेक। लोकटक लेक के अंदर तैरते हुए नेशनल पार्क, जिनको लोकल लैंग्वेज में फुमडीज कहा जाता है, वो फुमडीज कहां मिलते हैं? यहां केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के अंदर मिलते हैं। किसके? मणिपुर के अंदर। इसी के साथ साथ यहां पर दूसरा सिरोही नेशनल पार्क, ठीक है, तो सिरोही एंड
केबुल लामजाओ इज सिचुएटेड इन मणिपुर. नेक्स्ट, नोकरेक एंड बालफाक्रम. बालफाक्रम नेशनल पार्क एंड नोकरेक नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन मेघालय. यहां पर है नोकरेक और यहां है बालफाक्रम नेशनल पार्क ऑफ मेघालय. ठीक है, तो महाराष्ट्र में ताडोबा, संजय गांधी, नवेगांव, गुगामल एंड चांडोली. मणिपुर के अंदर सिरोही एंड केबुल लामजाओ. और वहीं हमारा जो अगला है नोकरेक और बालफाक्रम, इट इज सिचुएटेड इन मेघालय. नेक्स्ट इज इन मिजोरम. मिजोरम के अंदर दो नेशनल पार्क है. एक नेशनल पार्क ब्लू माउंटेन फाउंगपुई नेशनल पार्क, जो यहां पर है साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मिजोरम. एंड मुरलेन नेशनल पार्क विच इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मिजोरम. तो मुरलेन नेशनल पार्क एंड ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, जिसे फाउंगपुई नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ये कहां पर है? ये है मिजोरम के अंदर. नागालैंड में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसे एंटांगी नेशनल पार्क कहा जाता है, जो कि साउथ वेस्टर्न मेघालय में है. कौन सा? एंटांगी नेशनल पार्क. ठीक है, फिर सिंपलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क है जो कि कहां पर है? दिस आर इन उड़ीसा. ठीक है, सिंपलीपाल नेशनल पार्क एंड भीतरकनिका नेशनल पार्क कहां पर है? उड़ीसा के अंदर देखने को मिलते हैं. और भीतरकनिका के अंदर मैनग्रोव फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट, राजस्थान. राजस्थान के अंदर मिलने वाले नेशनल पार्क में है पहले सारिस्का रणथंबोर, फेमस फॉर टाइगर्स. रणथंबोर की एक टाइग्रेस थी, उस टाइग्रेस का नाम था मछली टाइग्रेस जो थी, उस मछली टाइग्रेस ने रणथंबोर के अंदर जो चंबल नदी बहती है, उस चंबल नदी में से एक बड़े से मार्शी क्रोकोडाइल को निकालकर उसे फाड़ दिया था. इसका फोटोग्राफ इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि मछली ने मगरमच्छ को मारा. हालांकि वो मछली नहीं थी, मछली उस बाघिन का नाम था, और मगरमच्छ तो स्वयं मगर था, तो उस मगर को मारा था बाघिन ने. उसका एक फोटोग्राफ है, अगर आप चाहो तो उसे इंटरनेट पर देख सकते हो. तो रणथंबोर इज फेमस फॉर टाइगर. और रणथंबोर एक किला भी है जो 3 नाम से बना है, रण, थंब और भंवर. रण मतलब द बैटल फील्ड, थंब मतलब वो किला, और भंवर मतलब उस किले के अंदर का तालाब जहां हमें क्या देखने को मिलता है? क्रोकोडाइल. तो रण, थंब और भंवर तीनों से मिलकर बना है रणथंबोर. तीसरा, मुकुंदरम हिल्स, ठीक है, जिसे दाराह भी कहा जाता है, एंड केवलादेव घाना, जो कि एक बर्ड सेंचुरी भी है भरतपुर. तो यहां पर दाराह डेजर्ट नेशनल पार्क, सॉरी यहां पर एक डेजर्ट नेशनल पार्क भी मैं बताना भूल गया. डेजर्ट नेशनल पार्क विद इन वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, जैसलमेर के अंदर आता है. दूसरा, दाराह नेशनल पार्क कहां पर है? दाराह नेशनल पार्क है जिसे हम मुकुंदरम नेशनल पार्क भी कहते हैं. उसके अलावा रणथंबोर नेशनल पार्क विच इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न राजस्थान. केवलादेव घाना नेशनल पार्क इज इन नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान. सारिस्का नेशनल पार्क इज इन नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान. तो ये सारे नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर हमें देखने को मिलते हैं. और इसके बाद खांगचेनजोंगा नेशनल पार्क, जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है. तो खांगचेनजोंगा नेशनल पार्क कहां देखने को मिलता है? इट इज इन सिक्किम, द ओनली नेशनल पार्क इन सिक्किम. ठीक है, 3 हमने ऐसे राज्य देखे जहां पर सिर्फ एक नेशनल पार्क है. एक जो नागालैंड जहां पे इंटान की है, दूसरा सिक्किम जहां खांगचेनजोंगा, और तीसरा उत्तर प्रदेश जहां दुधवा है. ये तीनों ऐसे प्रदेश है जिनके अंदर एक नेशनल पार्क है. ठीक है, नेक्स्ट, तमिलनाडु के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क है और तेलंगाना के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क है? तमिलनाडु के अंदर नेशनल पार्क है मधुमलाई नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क एंड ग्युंडई नेशनल पार्क. यहां पर आपको दिख रहा है मधुमलाई, इंदिरा गांधी, गल्फ ऑफ मन्नार एंड ग्युंडई नेशनल पार्क. ठीक है, वहीं तेलंगाना के अंदर कौन कौन से? तेलंगाना के अंदर है मृगनयनी नेशनल पार्क, जो यहां पर बता हुआ है. ठीक है, मृगनयनी नेशनल पार्क के बाद दूसरा यहां का है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, जो कि इसकी कैपिटल हैदराबाद के साउथ ईस्टर्न साइड में, और यहां पर है वनस्थली. तो 3 नेशनल पार्क है. महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क विच इज सिचुएटेड इन ईस्ट ऑफ हैदराबाद से ईस्टर्न साइड में. ठीक है, वहीं कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन वेस्ट ऑफ हैदराबाद, एंड मृगनयनी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन वेस्ट ऑफ कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क. मतलब तीनों नेशनल पार्क बहुत छोटे छोटे हैं, और तीनों नेशनल पार्क हैदराबाद के पास बने हुए हैं. सिंपल. ठीक है, मृगनयनी, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी एंड महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क, दिस 3 आर सिचुएटेड इन तेलंगाना. नेक्स्ट, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड. उत्तर प्रदेश फिर से रिपीट हो गया है, तो रिपीट हो गया तो इसको
स्कोरिंग तरीके से याद कर लो, दुधवा 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 5 बार हो चुका है कि दुधवा एकमात्र नेशनल पार्क है जो तराई रीजन में बना हुआ है नेपाल और उत्तर प्रदेश के बीच में, तो इट इज दुधवा नेशनल पार्क। और त्रिपुरा के अंदर कौन कौन से मिलते हैं? त्रिपुरा के अंदर मिलता हमको क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, जो कि अगरतला के साउथ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में अगरतला विच इज कैपिटल ऑफ त्रिपुरा, तो वहां पर क्या मिलता है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। फिर राजबरी बाइसन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन सदर्न त्रिपुरा, त्रिपुरा के सदर्न पार्ट में राजबरी नेशनल पार्क बना हुआ है जिसे बाइसन नेशनल पार्क भी कहा जाता है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्क की, बहुत फेमस है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क जो बनाया गया था जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर सिंपली कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे हेले नेशनल पार्क भी कहा गया था, उत्तराखंड के अंदर आता है। फिर इसके बाद वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क ऑल्सो अ बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, ठीक है, और राजाजी नेशनल पार्क। तो टोटल कितने हुए? वैली ऑफ फ्लावर 1, राजाजी 2, नंदा देवी 3, जिम कॉर्बेट 4, गोविंद पशु विहार 5 एंड गंगोत्री नेशनल पार्क। टोटल 5 नेशनल पार्क है उत्तराखंड के अंदर, जिसमें से सबसे पुराना नेशनल पार्क है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्लियर? नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर टोटल 6 नेशनल पार्क है। इसमें हमें एक याद रखना है जो कि सुंदरवन है, जो आपको हमेशा याद रहेगा, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल दोनों की बॉर्डर पर है। और बाकी के जो सारे नेशनल पार्क है, ये 5 नेशनल पार्क दार्जिलिंग हिमालय के अंदर है, वो पार्ट जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पार्ट वाला हिस्सा। यहां पर बाकी के 5 नेशनल पार्क है, जिसमें हमारा सिंगालीला, नेवरा वैली, जल्दापारा, गोरुमाला एंड बुक्सा, तीनों कहां पर है? दिस 5 आर सिचुएटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये 5 तो आप एक गुच्छे में याद रखोगे, कौन से? सिंगालीला, नेवरा, जल्दापारा, गोरुमाला एंड बुक्सा। इनको बार बार लर्न करोगे, आराम से याद होंगे। देखो, इन वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क के ऊपर से क्वेश्चन नहीं पूछा है अभी तक, यहां से क्वेश्चन नहीं आया, बट कई सारे दूसरे नेशनल पार्क के ऊपर से क्वेश्चन आया है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। मैं तो एक भी ऐसी गलती नहीं करना चाहता हूं कि आपका 1 नंबर कटे, तो मैं चाहता हूं कि आप इनको कुछ भी हो, ये नेशनल पार्क हमें याद होना चाहिए, ये आपको जीवन भर काम आएंगे। मेरी बात हमेशा याद रखना, शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको एक बार पढ़ा जाए वो कभी आपको मात नहीं देती, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये नेशनल पार्क और इनके द्वारा पड़ी हुई चीजें आपके काम जरूर आएगी। तो सुंदरबन सिचुएटेड इन साउथ एंड रेस्ट ऑफ 5 आर सिचुएटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके बाद लास्ट आता है अंडमान निकोबार के नेशनल पार्क की। अंडमान निकोबार में कौन कौन से नेशनल पार्क है? अंडमान निकोबार में कैसे याद रखो? पहले तो कहीं भी नेशनल पार्क पूछे आपसे एग्जाम में और वहां पर बटन आ जाए, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, तो आप समझ लेना दिस इज फ्रॉम अंडमान निकोबार। जहां भी बटन आ जाए वहां पर कौन सा जाएगा? अंडमान निकोबार। तीसरा, रानी झांसीबाई नेशनल पार्क, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। कितने हो गए? 5 तो लर्न कर लिए हमने, कौन कौन से? पहला मिडिल बटन, नॉर्थ बटन एंड साउथ बटन, रानी झांसी नेशनल पार्क। दूसरा महात्मा गांधी नेशनल पार्क। फिर माउंट सेंडल पीक नेशनल पार्क, और ये सेंडल पीक है, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड की जो हाईएस्ट पीक है, वो हाईएस्ट पीक क्या है? सेंडल पीक, ठीक है। इसके अलावा कौन सा बचा? माउंट हेरिएट, गालथिया एंड काम्फबेल। ये इतने नेशनल पार्क और आते हैं किसके अंदर? अंडमान निकोबार के अंदर। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नेशनल पार्क। क्यों है? क्योंकि एक तो वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती, हमने पढ़ा था कि इंडिया के सबसे ज्यादा बारिश होने वाले इलाकों में से एक इलाका अंडमान निकोबार। दूसरा क्या है कि ओशन के अंदर है, अंदर नहीं है मतलब समुद्र के ऊपर एक आइलैंड है, वो आइलैंड है, तो यहाँ पर क्या वनस्पति अच्छी है, इसलिए इस एरिया के अंदर इतने सारे नेशनल पार्क हमें देखने को मिलते हैं। साउथ बटन सेंडल पीक, रानी झांसी, नॉर्थ बटन माउंट हेरिएट, मिडिल बटन महात्मा गांधी नेशनल पार्क, गालथिया नेशनल पार्क एंड काम्पबेल नेशनल पार्क। इसी के साथ साथ हमारे नेशनल पार्क जो है वो कंप्लीट होते हैं, हमारे सीजन जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब क्वेश्चन लगाते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्वेश्चन हमारी एग्जाम के अंदर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट which one of the following sets of state does not receive most of its rainfall from southwest monsoon? कौन सा स्टेट है जो साउथ वेस्ट मॉनसून से रेनफॉल नहीं लेता है, जिसमें साउथ वेस्ट मॉनसून से रेनफॉल नहीं होती है? तो ऐसे स्टेट हमारे पास 2 स्टेट है, एक तमिलनाडु
तमिलनाडु में किससे बारिश होती है? तमिलनाडु में बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट, बताया था मैंने, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून या फिर रिट्रीटिंग मॉनसून, तो इससे बारिश होती है तमिलनाडु में। और जम्मू कश्मीर में बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टरबेंस। वेस्टर्न डिस्टरबेंस मतलब मैंने क्या बोला था आपको कि टेम्परेट साइक्लोन आए इंडिया में, और वो टेम्परेट साइक्लोन क्या करवाते हैं? बारिश करवाते हैं। और जो जिस तरीके से बारिश करवाते हैं उसे इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में बारिश होती है, जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा। तो जो सबसे ज्यादा बारिश इस एरिया के अंदर कराता है दैट इज इन जम्मू कश्मीर। कौन सा? वेस्टर्न डिस्टरबेंस। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट मानसून कहां पर करवाता है? नॉर्थ ईस्ट मानसून करवाता है तमिलनाडु के अंदर। मैप के अंदर देख लेते हैं, ये होता वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो कि मेडिटेरेनियन सी से जनरेट होकर इंडिया की तरफ आता है विंटर में। तो ये बारिश कहां कराता है? जम्मू कश्मीर में। वहीं तमिलनाडु में कौन बारिश करवाता है? मेजर अमाउंट में तमिलनाडु में जो बारिश होती है दैट इज ऑफ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, और ये होता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस। तो ये दो ऐसी जगह है, एक तो कश्मीर और दूसरा तमिलनाडु, जिसके अंदर साउथ वेस्ट मॉनसून से बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होती। रेनफॉल तो होती है बट मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल साउथ वेस्ट मॉनसून से नहीं होती। याद रहेगा, तमिलनाडु एंड जम्मू एंड कश्मीर। हमारी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिफरेंट प्लांट स्पीसीज ग्रो टुगेदर। ठीक है, जहां पर अलग अलग प्लांट की स्पीसीज एक साथ उगती है। लाइट कैन नॉट पेनिट्रेट इनटू द लोअर स्ट्रेटा ऑफ अंडरग्रो। बिना सोचे समझे इसका आंसर एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। एवरग्रीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट वो जंगल होते हैं जहां 2 एकड़ की जमीन के अंदर कई हजारों अलग अलग तरीके की स्पीसीज मिलती है। ये ऐसे एरिया होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी रीच रीजन होते हैं वाइल्ड लाइफ के हिसाब से। तो पहला तो सही हो गया। दूसरा, लाइट कैन नॉट पेनिट्रेट, लाइट जो है वो बहुत डीप तक नहीं जाती क्योंकि पेड़ों की बड़ी बड़ी कैनोपी होती है, बड़ी बड़ी चादरें होती है, तो जो सनलाइट है वो डीप में नहीं जा पाती। और इसका आंसर होगा इक्वेटोरियल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, इन जंगलों के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है। ये देखिए यहां पर जो लाइट है बहुत डीप तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती, अलग अलग स्पीसीज उगी होती है पेड़ों की थोड़ी थोड़ी जगह के अंदर। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग डेट्स ऑफ ऑनसेट ऑफ मॉनसून। मॉनसून कौन से स्टेट में कब आता है उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है। सबसे पहले कहां आता है? केरला। ठीक है, तो केरला हो जाएगा हमारा 1। केरला के बाद दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा उत्तर प्रदेश, और चौथा राजस्थान। बताया था मैंने थोड़ी देर पहले स्लाइड में आपको, सबसे पहले कहां जाएगा? केरला, वेस्ट बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश में जाएगा और फिर जाएगा राजस्थान में। तो क्या होगी हमारी कोडिंग? 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 मतलब बी विल बी दी आंसर। हमारा यहां पर क्या आंसर होगा? बी। ठीक है, इसी तरीके से मॉनसून इंडिया के अंदर ऑनसेट होता है। देखा यहां पर, जून केरला, 5 जून, और जून का टाइम वेस्ट बंगाल, फिर 10 जून तक कहां पहुंच जाएगा? ये होता हुआ 15 जून तक उत्तर प्रदेश में। और राजस्थान में कब जाएगा? 15 जुलाई से लेके तो 1 जुलाई तक। तो राजस्थान में मॉनसून सबसे लेट पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब। क्वेश्चन ये है कि कौन से स्टेट के अंदर शेड्यूल ट्राइब के परसेंटेज बहुत ज्यादा है। गलत टाइप हो गया वो, कि कौन से स्टेट के अंदर शेड्यूल ट्राइब के परसेंटेज सबसे ज्यादा है। सो इट इज मिजोरम। बताया था मैंने 95.45% ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन इज शेड्यूल ट्राइब, और इसी के अंदर परसेंटेज वाइज में जंगल भी सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो मिजोरम वो एरिया है जहां पर परसेंट वाइज जंगल भी सबसे ज्यादा मिलेंगे और परसेंट वाइज इंडिया की ट्राइब भी सबसे ज्यादा मिलेगी। किसके अंदर? मिजोरम के अंदर, परसेंट वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट पीक बताना हमें, कौन से स्टेट की हाईएस्ट पीक है और ये कौन सी हाईएस्ट पीक है। दोदाबिटा जो कि नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है, कौन से स्टेट के अंदर आती है? तमिलनाडु के अंदर आती है। गुरु शिखर विच इज हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन रेंज जो कि माउंट आबू के ऊपर है, सिचुएटेड इन राजस्थान। कालसूबाई which is highest peak of North Sahyadri या फिर Western Ghat is situated in Maharashtra, and Dhupgarh which is highest peak of Madhya Pradesh as well as Satpura, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कोडिंग क्या होगी हमारी? 3, 4,
2 3 4 1 2, 3 4 1 2 मतलब सी विल बी दी आंसर। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। याद रहेगा ये पूछे हुए क्वेश्चन है ना, और हमने ये पढ़ा हुआ भी है। आप बार बार पढ़ोगे, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। डोडा बेटा तमिलनाडु, गुरु शिखर अरावली कालसुबाई महाराष्ट्र और धूपगढ़ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन सी माउंटेन रेंज कौन कौन से स्टेट के अंदर मिलती है? नंगा पर्वत कश्मीर, नंदा देवी जो कि एक नेशनल पार्क भी है उत्तराखंड, एंड सॉरी नंगा पर्वत कश्मीर गलत लगा दिया था मैंने, नंदा देवी उत्तराखंड एंड खांगचेनजोंगा कंचनजंगा इज इन सिक्किम। तो यहां पर समझ में आ रहा है 1 3 2, 1 3 2 मतलब बी विल बी दी आंसर। समझ में आया? नंगा पर्वत कहां पर है? कश्मीर के अंदर है, हमने देखा था। नंगा पर्वत के बाद नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर है और कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमसा हेमावती अर्कावती इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, किस नदी की ट्रिब्यूटरी है शिमसा हेमावती एंड अर्कावती? तो ये है ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। ठीक है, ये कावेरी रिवर है, कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है शिमसा अर्कावती हेमावती। ठीक है, और हेमावती जो है कावेरी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बाकी दोनों कावेरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कावेरी के डेल्टा पर वर्ल्ड का मतलब इंडिया का गार्डन बनता है जिसको गार्डन ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी? शिमसा अर्कावती एंड हेमावती। ये हमारी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो, बट ये हमें लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट, कौन सा नेशनल पार्क है जो सबसे पहले 1936 में बनाया गया? डायरेक्टली आप आंसर लिख दोगे इसका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे पहले हेले नेशनल पार्क भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से स्टेट के अंदर आता है? काजीरंगा नेशनल पार्क विच इज फेमस फॉर वन और राइनो, एक सींग वाले गेंडे के लिए जो फेमस है, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क एंड इट इज सिचुएटेड इन आसाम। ठीक है, काजीरंगा के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ेरोफाइट का मतलब क्या होता है? ज़ेरोफाइट इज हॉट एंड एरिड कंडीशन। बताया था मैंने, ज़ेरोफाइटिक इकोसिस्टम वो जो कि गर्म और सूखा हो उसे हम ज़ेरोफाइटिक इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट, बताना है हमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से पेड़ कहां कहां मिलते हैं। मैंग्रोव्स कहां मिलेंगे? श्रब्स, टीक एंड कोनिफेरस। मैंग्रोव्स हमें कोस्टल एरिया में मिलेंगे, ये भी लैंडलॉक्ड है, ये भी लैंडलॉक्ड है और ये भी लैंडलॉक्ड है। यहां पर कोस्टल एरिया क्या है? सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका, क्योंकि कर्नाटका में खारा पानी मिलेगा हमें अरेबियन सी का, तो कर्नाटका आ गया मैंग्रोव्स में। श्रब्स मतलब छोटे ट्री राजस्थान, टिक मध्य प्रदेश और कॉनिफेरस अरुणाचल प्रदेश। समझ में आया? ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने ये चीजें पढ़ी थी और ये हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है, आपसे ये आंसर बनना चाहिए। क्या कोडिंग होगी? 2 3 2 3 1 4, 2 3 1 4 मतलब जो सबसे नीचे वाला डी पॉइंट है, डी पॉइंट इसका आंसर होगा 2 3 1 4। मैच द कॉलम में आपको ये दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडेंजर्ड एशियाटिक लायन, बताए थे मैंने एशियाटिक लायन कहां मिलते हैं? सासनगिर। सासनगिर कहां पर है ये? जूनागढ़। जूनागढ़ गुजरात के अंदर जो मिलता है दैट इज सासनगिर, और इसी के अंदर एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एशियाटिक लायन देखने को मिलती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन से एक दूसरे को करेक्टली मैच कर रहे हैं? रणथंबोर फेमस फॉर टाइगर, बिल्कुल सही। पेरियार केरला के अंदर है फॉर एलिफेंट, बिल्कुल सही। मानस इज नॉट फॉर लायन, मानस इज फॉर टाइगर। लायन कहां मिलता है? गिर गुजरात, सो ये करेक्टली मैच नहीं है। और गिर के अंदर राइनासोरस बिल्कुल नहीं। तो यहां पर जो करेक्टली एक दूसरे को मैच करते हैं दैट इज 1 and 2, सो बी विल बी दी आंसर, रणथंबोर टाइगर एंड पेरियार एलिफेंट। नेक्स्ट, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बांधवगढ़ नेशनल पार्क कौन से स्टेट में बना हुआ है? सो बांधवगढ़ इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। ठीक है, 12 विंध्याचल की पहाड़ियों से घिरा हुआ है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। नेक्स्ट, वी कैन फाइंड रणथंबोर नेशनल पार्क।
रणथंभौर नेशनल पार्क हमें कहां मिलेगा? रणथंभ और भंवर से मिलकर बना रणथंभौर नेशनल पार्क हमें मिलेगा राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज अर्लियर नोन एज, पहले किस नाम से जाना जाता था? सो इट इज नोन नेम बाय हेले नेशनल पार्क, इसे हेले नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। विच इज द न्यूएस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे नया अभी रिसेंटली बना हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? ये आपको कमेंट करके बताना है और आपको ये भी बताना है वो कौन से स्टेट के अंदर है। और इसी के साथ साथ हमारा जो लेक्चर था जिसके अंदर आज हमने इंडिया के सारे सीजन्स की बात की, सीजन्स के बाद हमने रेनी सीजन को देखा, रेनी सीजन के साथ साथ हमने इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन को देखा और यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जय हिंद।